नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 472, पूर्वी सकुरा प्रयोगशाला में चौंकाने वाले परिवर्तन। अनिंदिता सक्सेना ने शर्म से अपना चेहरा छिपा लिया। पिताजी, मैंने कई दिनों से बिस्तर गीला नहीं किया है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, शीशी, तुम अभी छोटी हो, अगर तुम बिस्तर गीला भी कर दोगी तो ये सामान्य बात है। अंकल आरव कपूर आ रहे हैं, तुम्हें मदद के लिए फ़ोन करना होगा। जल्द ही अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना को नीचे ले गया। अंकल आरव कपूर, तुम यहाँ अकेले आए हो? क्या तुम्हें अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली? अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज़ में कहा। आरव कपूर, उसने हल्के से खांसते हुए कहा, शीशी, कोई जल्दी नहीं है। चाचा चाहें तो उसे ज़रूर ढूंढ सकते हैं। भाईलिन, क्या शीशी तब तक किंडरगार्टन चली जाएगी? उसने तुरंत विषय बदल दिया। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। जीक्सी किंडरगार्टन जाना चाहती है। उसने इस बारे में बहुत बात की है। उसे सितंबर में किंडरगार्टन भेजो। अब जुलाई का आरंभ हो चुका है, सितंबर आने में 2 महीने से भी कम समय बचा है। आरव कपूर, जीक्सी अब थोड़ी बड़ी हो गई है। उसकी क्षमता के कारण उसे किंडरगार्टन जाने की ज़रूरत नहीं है ना? अनिंदिता सक्सेना ने तुरंत कहा, अंकल आरव कपूर, मैं किंडरगार्टन जाना चाहती हूँ। मेरी बेटियों ने कहा कि किंडरगार्टन मज़ेदार है। किंडरगार्टन में कई बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्सी को अभी भी जाना चाहिए। अपनी क्षमता के साथ उसे स्वाभाविक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह अभी भी छोटी है, इसलिए उसे अपनी मासूमियत बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बाकी सभी बच्चे स्कूल जाएंगे और वह नहीं जाएगी, तो उसे थोड़ी निराशा होगी। आरव कपूर ने सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ और बोला, भाईलिन, मुझे कंपनी में कुछ और काम करना है, इसलिए मुझे पहले जाना होगा। हमें इस रोबोट और अन्य प्रकार के यांत्रिक तेंदुए का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए जल्दी करना होगा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। आरव कपूर जल्दी से चले गए। अब वह यानहुआंग रोबोट कंपनी के प्रभारी हैं। वास्तव में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह इसका आनंद लेते हैं और एक संतुष्ट जीवन जीते हैं। अगले दिन अरुण राव अयान सक्सेना के पास आए। उसने घरेलू रोबोट को ध्यान से देखा। मिस्टर सक्सेना, ये रोबोट केवल घर का काम ही कर सकता है? अरुण राव ने पूछा। अयान सक्सेना, मिलिट्री जू, ये पूछने का आपका क्या मतलब है? अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, उच्च अधिकारी पूछना चाहते हैं कि यदि भविष्य में युद्ध छिड़ जाए तो क्या घरेलू रोबोट युद्ध के मैदान में जा सकते हैं? यदि संभव हो तो ये लोगों के बीच संग्रहित सैन्य बल है। अयान सक्सेना ने कहा, यदि वे फर्श साफ कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से बंदूक उठा सकते हैं और युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। ये प्रक्रियाओं को बदलने का मामला है। अरुण राव, क्या विदेशों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को दूर से संशोधित किया जा सकता है? अयान सक्सेना ने कहा, इसके 2 मोड हैं, एक ऑफलाइन मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड। इसे ऑफलाइन मोड में दूर से नहीं बदला जा सकता है। नेटवर्किंग मोड ठीक है। अरुण राव, यानी यह हमारा अपना है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप इसे इंटरनेट मोड पर स्विच करके बदल सकते हैं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। अरुण राव ने पूछा, श्री सक्सेना, क्या ये संभव है कि ये घरेलू रोबोट नियंत्रण से बाहर हो जाएं? अयान सक्सेना ने कहा, उन्हें नियंत्रण से बाहर नहीं जाना चाहिए। अन्य हैकर्स को उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उनकी हैकिंग स्किल्स अब पौराणिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अन्य हैकर्स के लिए पौराणिक स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। सैन्य जू, इसका क्या मतलब है? अयान सक्सेना ने पूछा। अरुण राव ने कहा, श्री सक्सेना, चून की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है, इसलिए उच्च अधिकारियों का मतलब है कि हमें इस रोबोट को इस वर्ष कुछ लाख में बेच देना चाहिए, ताकि पहले स्थिति का परीक्षण किया जा सके। बिक्री साल दर साल बढ़ेगी। ये हमारे देश की आरक्षित लड़ाकू शक्ति बन सकती है। सेना निश्चित रूप से बड़ी संख्या में मैकेनिकल तेंदुए नहीं खरीदेगी। अगर युद्ध न हो तो बहुत सारे मैकेनिकल तेंदुए खरीदना और उन्हें वहीं छोड़ देना बेकार होगा। 200,000 या 300,000 सिर खरीद पाना आश्चर्यजनक बात है। घरेलू रोबोट अलग होते हैं। यदि कीमत सचमुच दसियों हजार डॉलर तक गिर जाए तो देश के अधिकांश परिवार इसे वहन करने में सक्षम हो जाएंगे। कई परिवार एक से अधिक खरीद सकते हैं। भविष्य में देश में 100 मिलियन से ज़्यादा घरेलू रोबोट हो सकते हैं। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो भले ही करोड़ों रोबोट में से सिर्फ 30% ही युद्ध के मैदान में उतरें, ये बेहद भयावह होगा। कोई विमान नहीं, कोई मिसाइल नहीं।
राइफलों से लैस 30 मिलियन रोबोट बिना किसी दुश्मन के पूरे देश में घूम सकते हैं। इतनी बड़ी मशीनीकृत सेना के सामने लड़ाकू विमान और मिसाइलें तो बस मजाक हैं। अगर एक देश की सारी मिसाइलें एक साथ तैनात हो जाएं तो वह कितना कुछ नष्ट कर सकता है। कर सकना, मैं अभी बहुत ज्यादा बेचने की योजना नहीं बना रहा हूँ, अयान सक्सेना ने ठहाका लगाया। अरुण राव ने पूछा, हस्तक्षेप का विरोध करने की उनकी क्षमता कैसी है? अयान सक्सेना, घरेलू रोबोटों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हस्तक्षेप विरोधी क्षमता अभी भी बहुत अच्छी है। सामान्य पोर्टेबल जैमर उनके विरुद्ध अप्रभावी हैं। अरुण राव मुस्कुराए, यह अच्छी बात है। तोसाकुरा देश में एक गुप्त प्रयोगशाला। जीन जीरो ड्रग के दुष्प्रभाव बहुत गंभीर थे। प्रोफेसर मियाजाकी की मृत्यु हो गई और हिगाशिनाकुरा देश को अब अनुसंधान करने के लिए अन्य लोग मिल गए हैं। प्रोफेसर फुकुयामा, वह अब और नहीं रुक सकता। क्या आप इंजेक्शन जारी रखना चाहते हैं? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। वे एक प्रयोगशाला में थे जहां एक किशोर को प्रयोगशाला के बिस्तर से बांध दिया गया था। युवक का शरीर ऐंठता रहा, उसके पूरे शरीर की नसें उभर आईं और वह चिल्लाता रहा। वह लगभग मर चुका है और तुम्हें अभी भी उसके लिए दुख हो रहा है। जल्दी करो, नहीं तो यह प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। अब प्रायोगिक विषय सभी चीनी हैं, प्रोफेसर फुकुयामा ने गहरी आवाज में कहा। जब प्रोफेसर मियाजाकी ने अतीत में प्रयोग किए थे तो उन्होंने तोसाकुरा देश से विदेशियों को अपने प्रयोगात्मक विषय के रूप में लिया था, लेकिन पता चला कि प्रयोगशाला संख्या 1 पर बमबारी की गई थी। प्रयोगशाला संख्या 0 भी फिलहाल बंद है। अब वे विदेशियों को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि वे दूरदराज के इलाकों में अपने ही देशवासियों को गिरफ्तार करना पसंद करते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति लापता हो जाए जिसका कोई रिश्तेदार या मित्र न हो तो कोई परवाह नहीं करेगा और लोग यही सोचेंगे कि वह किसी अन्य स्थान पर काम करने गया है। जल्द ही दवा की एक और ट्यूब इंजेक्ट की गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे युवक ने और भी अधिक संघर्ष किया। जल्द ही वह चुप हो गया। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। उससे निपटो, प्रोफेसर फुकुयामा ने ये कहा और बाहर चले गए। लगातार असफलताओं के कारण वह इस समय बहुत खुश नहीं था। उनके प्रयोगों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मुझे इससे फिर निपटना होगा। कुआं, प्रयोगशाला में अधेड़ उम्र के आदमी ने आह भरी। ये शव प्रायः विभत्स दिखते थे तथा कुछ में शारीरिक परिवर्तन हो चुके थे जिससे उन्हें देखने में उन्हें असहजता महसूस होती थी। हाल ही में उसकी भूख कम हो गई है। रस्सी खोलने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लाश को फ्रिज में रखने की योजना बनाई। वे सभी लाशों को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखेंगे, शायद बाद के प्रयोगों में वे उपयोगी हों। जब ये पुष्टि हो जाएगी कि यह किसी काम का नहीं है तो इसे ले जाकर जला दिया जाएगा। कितना भद्दा, अधेड़ उम्र का आदमी बुदबुदाया। इस विषय में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुआ है। वह पहले से ही एक राक्षस है। इस समय विषय ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में पागलपन और क्रूरता झलक रही थी। दरार, अगले ही पल उस व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गर्दन पर काट लिया। अध्याय 473 रक्त पिपासु आवेग। व्यक्ति के मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गर्दन पर काटा गया था और नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुस गए थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की गर्दन से तेजी से खून बहने लगा। गल्प गल्प, विषय ने बड़े घूंटों में खून पी लिया। उसे चमगादड़ जैसे जानवरों के मूल तत्व का इंजेक्शन दिया गया था और आनुवंशिक स्तर पर उसमें रक्त पीने की इच्छा उत्पन्न हुई। बैंग बैंग, अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में डर का भाव था। प्रायोगिक व्यक्ति को दूर धकेलने में असमर्थ, उसने अपनी पूरी ताकत से बिस्तर पर जोरदार धक्का मारा। लोहे के प्रायोगिक बिस्तर से तेज आवाज आई जिसने गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। एक गार्ड दरवाजे से अंदर आया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जब उस व्यक्ति को खतरे का पता चला तो वह तुरंत गार्ड की ओर दौड़ा। गार्ड ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाए और गोली चलाना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति की गति सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। जब वह व्यक्ति उनके सामने आया तो सुरक्षाकर्मियों ने उस पर निशाना भी नहीं लगाया था। टकराना, गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। तीर नहीं लगा। व्यक्ति का हाथ गार्ड के हाथ से टकराया जिससे उसकी बंदूक निशाना चूक गई। अगले ही पल व्यक्ति ने गार्ड की छाती पर मुक्का मारा जिससे उसकी कई पसलियां टूट गईं। बंदूक छीनने के बाद आरोपी तुरंत भाग गया। वो बाकी गार्डों ने गोलियों की आवाज सुनी और अलार्म बजाया तथा पूरे बेस में सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। बैंग बैंग, जल्द ही एक गार्ड ने उसे देखा और गोली चला दी। वह व्यक्ति इतनी तेज गति से चल रहा था कि उसे गोली नहीं लगी तथा उसने अपने हाथ में बंदूक लेकर एक अन्य गार्ड को भी मार डाला। निगरानी कक्ष में सुरक्षा प्रबंधक ने तुरंत आपातकालीन बटन दबाया। चेतावनी, एक गंभीर सुरक्षा घटना घटित हुई है। सुरक्षा द्वार बंद कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने कमरों में रहें। लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंजी।
सुरक्षा अलगाव दरवाजे एक के बाद एक जल्दी से बंद कर दिए गए। प्रायोगिक विषय को एक छोटे से क्षेत्र में बंद कर दिया गया था, जिसमें केवल वह और कुछ अन्य सुरक्षाकर्मी ही थे। तोसाकुरा को पता था कि जैविक प्रयोग जोखिम भरे थे, इसलिए जब प्रयोगात्मक आधार बनाया गया तो उन्होंने कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए। प्रोफेसर फुकुयामा ने निगरानी कक्ष में प्रवेश किया। निगरानी फुटेज देखते समय वह उत्साहित दिखे। मैं वास्तव में अपनी मृत्यु को झूठा साबित कर सकता हूँ, और ताकत और गति बहुत बढ़ गई है। प्रोफेसर फुकुयामा ने मन ही मन कहा, संवेदनाहारी गैस छोड़ें सुरक्षा पाइपलाइन पर। प्रोफेसर फुकुयामा। सुरक्षा अधिकारी ने तुरंत कहा, प्रोफेसर, ये राक्षस हमारे लोगों से ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। अगर यह बेहोशी वाली गैस छोड़ता है तो हमारे लोग खतरे में पड़ जाएंगे। प्रोफेसर फुकुयामा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैंने कहा रिहाई। यह विषय उन सुरक्षा गार्डों की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा अधिकारी ने असहाय भाव से सिर हिलाया। प्रत्येक क्षेत्र एनेस्थेटिक गैस छोड़ सकता है। सुरक्षा विफलता की स्थिति में यह एक सुरक्षा उपाय भी है। एनेस्थेटिक गैस तेजी से निकलती है। जल्द ही जिस क्षेत्र में वह व्यक्ति स्थित था, वहां के गार्ड एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वह व्यक्ति तुरंत नीचे नहीं गिरा। वह एक गार्ड के पास गया और उसे काट लिया, फिर पहले को, तीसरे को। जब उसने सातवें को काटा तो वह और अधिक नहीं टिक सका और जमीन पर गिर पड़ा। चलो, जल्दी मत करो, प्रोफेसर फुकुयामा ने कहा। यह संभव है कि प्रायोगिक विषय नकली हो। सुरक्षा गार्ड ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ देर और इंतजार किया। प्रयोगात्मक विषय निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक इसे सहन नहीं कर पाएगा। विषय को लैब 1 में ले जाएं और सुरक्षा उपाय करें। काटे गए सुरक्षा कर्मियों को शेष लैब में भेजें और उनके हाथ पैर बंद कर दें। प्रोफेसर फुकुयामा ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, संवेदनाहारी गैस को शीघ्रता से हटा दिया गया। बाकी सुरक्षाकर्मियों ने अपना काम किया और उस व्यक्ति को प्रयोगशाला नंबर 1 में ले जाया गया, जहां ज्यादा कड़ी सुरक्षा थी। पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ था। जिस सुरक्षा गार्ड को काटा गया था उसे भी ले जाया गया। जिन सुरक्षाकर्मियों को काटा नहीं गया था, उन्हें अस्थायी रूप से पृथक रखा गया। प्रोफेसर फुकुयामा ने प्रयोगशाला क्रमांक 1 की स्थापना की। व्यक्ति को एक लोहे के बिस्तर पर कसकर बंद कर दिया गया था, जिसकी लोहे की प्लेट 2 इंच मोटी और बहुत भारी थी। विषय की कलाइयाँ, टखने, जांघें, कमर और गर्दन सभी मोटे स्टेनलेस स्टील के बकल से सुसज्जित हैं, जो एक टायरानोसोरस रेक्स को बांधने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। प्रोफेसर फुकुयामा ने तुरंत रक्त परीक्षण कराया। वास्तव में जीन्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये सम्मिलन विधि वास्तव में अद्भुत है। प्रोफेसर फुकुयामा बहुत प्रसन्न हुए। अधिक शोध से अधिक शक्तिशाली सुपर निंजा का निर्माण हो सकता है। 1 घंटे बाद वह व्यक्ति जाग गया। वह प्रोफेसर फुकुयामा की अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी जाग गया। डोमोटो यू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? प्रोफेसर फुकुयामा ने पूछा। जो व्यक्ति लोहे की प्लेट से बंधा हुआ था, उसने संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन उसे इतनी मजबूती से बांधा गया था कि वह संघर्ष ही नहीं कर सका। डोमोटो यू, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा आपको बिजली का झटका लगेगा, जो दर्दनाक होगा। प्रोफेसर फुकुयामा ने याद दिलाया। विषय का अभी भी उत्तर नहीं मिला। अगले ही पल प्रोफेसर फुकुयामा ने एक स्विच दबाया। लोहे की प्लेट को विद्युतीकृत किया गया। जो व्यक्ति लोहे की प्लेट से बंधा हुआ था, वह तुरंत चिल्लाया। कुछ सेकंड के बाद प्रोफेसर फुकुयामा ने बिजली का झटका रोक दिया और कहा, डोमोटो यू, प्रयोग में अच्छे से सहयोग करो। हो सकता है कि तुम भविष्य में हमारे तोसाकुरा साम्राज्य के नायक बन जाओ। मैं तुम्हें बहाल कर सकता हूँ और तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ। धन, दौलत, औरतें, ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा। डोमोटो ने संघर्ष करना बंद कर दिया। पानी, उसके मुंह से कर्कश ध्वनि निकली। प्रोफेसर फुकुयामा ने उसे थोड़ा पानी दिया और कहा, डोमोटो यू, मैं आगे तुम पर कुछ परीक्षण करूंगा। इसके बाद प्रोफेसर फुकुयामा ने कई परीक्षण किए, तथा डोमोटो यू की स्मृति और संज्ञानात्मक समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। तुमने मुझे पहले क्यों काटा? प्रोफेसर फुकुयामा ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, उस समय मैं पागल हो गया था। डोमोटो यू ने कहा, मुझे जाने दो, अब मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर फुकुयामा ने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। तुमने सुरक्षा गार्ड को मार डाला। तुम फिलहाल यहीं पड़े रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ टीवी दिखा सकता हूँ। जल्द ही प्रयोगशाला की छत पर एक प्रक्षेपण दिखाई दिया। इससे डोमोटो युसुके को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। प्रोफेसर, एक स्थिति है। कोई प्रयोगशाला के दरवाजे पर आया और बोला। प्रोफेसर फुकुयामा तुरंत बाहर चले गए। वह एक अन्य प्रयोगशाला में गया, जिसमें 2 बिस्तर थे और उन पर 2 घायल सुरक्षा गार्ड बंधे हुए थे। उन्हें बेहोश करने के बाद काटा गया। खून, मुझे खून चाहिए। जिन 2 सुरक्षा गार्डों को काटा गया था, उनकी हालत बहुत खराब थी।
उनके चेहरे लाल थे और गर्दन मोटी थी और वे बहुत असहज दिख रहे थे। कितनी देर? प्रोफेसर फुकुयामा ने भौहें सिकुड़ी। 2 मिनट। पहले तो वे समझदार थे, लेकिन जल्द ही वे ऐसे हो गए। उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा। प्रोफेसर फुकुयामा ने उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे कोई शामक दवा दो। जल्द ही उसे बेहोशी की दवा दी गई और उसे होश आ गया, लेकिन वह अभी भी बहुत दर्द और असहज लग रहा था। उसे थोड़ा खून दो। प्रोफेसर फुकुयामा ने एक अन्य व्यक्ति की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति को प्लाज्मा का एक बैग दिया गया। दूसरा व्यक्ति तुरंत सामान्य हो गया। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था और उसकी चेतना भी वापस आ गई थी। खून, मुझे खून दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुरक्षा गार्ड, जिसे बेहोशी की दवा दी गई थी, चिल्लाया। प्रोफेसर फुकुयामा किसी को भी उन्हें रक्त नहीं देने देते थे, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि यदि किसी व्यक्ति को रक्त नहीं मिला तो उसका क्या होगा। हर 1 मिनट में नमूने लें। प्रोफेसर फुकुयामा ने निर्देश दिया। नमस्ते प्रोफेसर। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और 2 घंटे बाद जिस त्वचा पर खून नहीं था वह चमकीली लाल हो गई। उसके नथुनों से खून बहने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे खून की एक थैली दे दो, प्रोफेसर फुकुयामा ने निर्देश दिया। खून पीने के बाद वह आदमी अंततः धीरे धीरे ठीक हो गया। तेराशिमा, तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रोफेसर फुकुयामा ने पूछा। होश में आने के बाद तेराजिमा ने प्रोफेसर फुकुयामा को घूरते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने मुझे अभी खून क्यों नहीं दिया? मैं लगभग मर ही गया था। प्रोफेसर फुकुयामा के बगल में खड़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, तेराशिमा, अपना रवैया संभालो, तुम एक सैनिक हो। प्रोफेसर फुकुयामा ने जो किया वह पूर्वी सकुरा साम्राज्य के लिए था। तेराजिमा ने गहरी सांस ली और कहा, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का खून जल रहा है। थोड़ा खून पीने के बाद यह एहसास गायब हो गया। अध्याय 474। विट परिवार ने अपनी गलतियां स्वीकार की। प्रोफेसर फुकुयामा ने विभिन्न परीक्षण किए। काटे जाने के बाद सुरक्षा गार्डों की शारीरिक फिटनेस में सुधार हुआ। उनकी ताकत और गति में बहुत वृद्धि हुई और कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें दिन में एक बार खून पीना होगा। खून पीने के बाद वे 1 दिन तक होश में रह सकते हैं। अगर वे खून नहीं पीते तो उन्हें लगेगा कि उनका खून जल रहा है। अंत में तुम खून बहकर मर जाओगे। ऐसे बहुत से निंजा नहीं हैं जो आनुवंशिक दवाओं का उपयोग करते हैं। जिन लोगों को आनुवंशिक दवाओं की आवश्यकता है, हम उन्हें पहले काट सकते हैं और फिर संक्रमित होने के बाद खुद को और बेहतर बनाने के लिए आनुवंशिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। प्रोफेसर फुकुयामा ने मन ही मन कहा। उच्च स्तरीय निंजा बहुत कम है तथा मध्य स्तरीय निंजा भी बहुत कम है, इसलिए उनके लिए सुपर निंजा टीम बनाना कठिन है। अब उन्हें आशा है। प्रोफेसर फुकुयामा, जिनमें खून के प्यासे दोष हैं, को ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि जीन दवा का उपयोग करने के बाद वे वैसे भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। वे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। प्रोफेसर फुकुयामा तेराजिमा की प्रयोगशाला में पहुंचे। प्रोफेसर, यह क्या है? तेराजिमा ने पूछा। प्रोफेसर फुकुयामा अपने हाथ में एक नीली दवा पकड़े हुए हैं। ये जीन 0 है। ये महंगा है। इसकी एक खुराक की कीमत 200 मिलियन येन है, प्रोफेसर फुकुयामा ने कहा। तेराजिमा कांपते हुए बोला, प्रोफेसर फुकुयामा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कृपया पहले ये जीन दवा किसी और को दे दीजिए। वह जानता था कि यदि उसने इसका प्रयोग किया तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रोफेसर फुकुयामा ने कहा, मैंने इसमें सुधार किया है। इसका उपयोग करके आप बहुत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। डरो मत। जल्द ही उसने इंजेक्शन खत्म किया और कमरे से बाहर चला गया। अब इस प्रयोगशाला में सिर्फ तेराजिमा ही बचा है। पता चला है कि उसके साथ उसी प्रयोगशाला में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है। जल्द ही तेराजिमा चिल्लाया। उन्होंने जो दवा इस्तेमाल की वह अभी भी जीन 0 थी, जिसे प्रोफेसर फुकुयामा ने कार्यभार संभालने के बाद केवल थोड़ा सुधारा था। इसका उपयोग करते समय अभी भी गंभीर दर्द होगा और इस विधि के प्रयोग के दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तेराजिमा भाग्यशाली है, उन्होंने इसके माध्यम से किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वह न तो इंसान बना और न ही भूत। तेराशिमा, क्या तुम अभी भी समझदार हो? प्रोफेसर फुकुयामा ने पूछा। पास होना, तेराशिमा ने उत्तर दिया। चूंकि यह तर्कहीन था, इसलिए प्रोफेसर फुकुयामा ने तुरंत एक परीक्षण की व्यवस्था की। तेराशिमा मूलतः एक साधारण सैनिक था, कोई उच्च स्तरीय निंजा नहीं, लेकिन अब वह एक सुपर निंजा के करीब हो गया है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय निंजा भी उसे आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते। इससे प्रोफेसर फुकुयामा को बहुत अच्छा लगा। अगर आम सैनिक इतने शक्तिशाली हो सकते हैं तो उच्च स्तरीय निंजा के बारे में क्या वे और भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। 3 दिन बीत गए। तेराशिमा की मृत्यु हो गई।
एक उच्च स्तरीय निंजा जीन पोषण जीरो का उपयोग करके 1 महीने तक जीवित रह सकता था, लेकिन टेराजिमा केवल 3 दिनों तक ही जीवित रह सका। लेकिन यदि इसका उपयोग केवल एक स्थान पर छापा मारने के लिए किया जाए तो ये 3 दिनों तक चल सकता है, जो मिशन पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीन दवाओं की लागत को कम किया जाए। 200 मिलियन येन प्रति ट्यूब बहुत महंगी है। प्रोफेसर फुकुयामा ने मन ही मन सोचा, मिस्टर आर्मंड, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अयान सक्सेना ने फ़ोन उठाया और पूछा। फ़ोन के दूसरी तरफ आर्मंड नाम का व्यक्ति था, जिसके साथ उसने खाना खाया था। उसके पिता को अल्जाइमर की बीमारी थी और उसका 3 बार इलाज हो चुका था। मिस्टर सक्सेना, मेरे पिता की हालत अच्छी है। वह हमसे मिलने आना चाहते हैं। हमने कुछ उपहार तैयार किए हैं। आर्मंड रोड। अयान सक्सेना, अरमान, उपहार महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने मुझसे वादा किया था कि यह वहाँ अवश्य होगा। अल्मन ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह बेचने का वादा किया। यारमन ने तुरंत कहा, मिस्टर सक्सेना, चिंता मत कीजिए। हमने आपको जो बंदरगाह बेचने का वादा किया था वह निश्चित रूप से गिना जाएगा। हम पहले से ही आपकी टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं और मेरे पिता बस आपको धन्यवाद कहना चाहते थे। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, मिस्टर अल्मन, तो फिर आप लोग कब आ सकते हैं ताकि हम बात कर सकें? श्री सक्सेना, हम पहले ही शंघाई पहुंच चुके हैं। जब भी आपकी सुविधा हो हम हमेशा उपलब्ध हैं। आर्मंड रोड। 2 घंटे बाद अयान सक्सेना ने अल्मन और अन्य लोगों से मुलाकात की। श्री सक्सेना, धन्यवाद, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरमान के पिता, काउंट बरो ने कहा। अयान सक्सेना ने कहा, काउंट बरो, आप शायद अब दिन का केवल आधा समय ही जागते हैं, इसलिए आपको अभी भी दवा लेना जारी रखना होगा और स्वस्थ होना होगा। लॉर्ड बार्लो ने सिर हिलाया। मिस्टर सक्सेना, अब मैं ठीक हूँ। आधे दिन तक नशे से दूर रहना मेरे लिए कई सही निर्णय लेने के लिए पर्याप्त था। काउंट बैरो ने यह कहकर आर्मंड की ओर देखा। आर्मंड ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से कागजों का एक मोटा ढेर निकाला। श्री सक्सेना, हमने वित्तीय परिवार पर दबाव डालने में आपकी मदद की। वे कई हितों को त्यागने और अपनी गलतियों को आपके सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आर्मंड रोड। अयान सक्सेना ने शांत भाव से कहा, वित्तीय परिवार? मैंने वित्तीय परिवार को कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कौन सा लाभ छोड़ दिया? काउंट बार्लो और अन्य लोगों ने मन ही मन सोचा, ये कहा नहीं है। सतह पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन वित्त परिवार पिछले आधी सदी से अधिक समय से संकट में रहा है और उनके परिवार को भारी नुकसान हुआ है। बहुत सोचने के बाद वे केवल एक ही संभावना पर पहुंचे। उन्होंने अयान सक्सेना को उकसाया और अयान सक्सेना ने छुपकर उन्हें निशाना बनाया। मिस्टर सक्सेना, इसे देखिए। आर्मंड ने एक जानकारी निकाली। अयान सक्सेना ने इसे लिया और देखा। इसमें दिखाया गया था कि पांजिया के पति की विदेश में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पांजिया की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कार दुर्घटना में उसका एक पैर टूट गया और यह एक विखंडित फ्रैक्चर था। उसके पास अपना पैर कटवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अयान सक्सेना ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाते हुए कहा, प्रतिशोध। वह पांजिया को नहीं भूला। पांजिया ने पहले भी उन्हें और रोशनी मेहरा को बुरी तरह से अपमानित किया था। मिस्टर सक्सेना, इनकी कीमत 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये वित्तीय परिवार की ईमानदारी है। क्या आप थोड़ी नरमी दिखा सकते हैं? आर्मंड ने पूछा। अयान सक्सेना ने इस बारे में सोचा। वह इतने लंबे समय से वित्त परिवार के साथ गुप्त रूप से काम कर रहा था कि आखिरकार उसने अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। 10 अरब अमेरिकी डॉलर की ईमानदारी बुरी नहीं है। क्या ये सचमुच 10 बिलियन डॉलर के लायक हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। यरमन, मिस्टर सक्सेना, न ज्यादा न कम। अगर कुछ कम हुआ तो हमारा परिवार उसकी भरपाई करने को तैयार है। अयान सक्सेना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में मैं इस पर गौर नहीं करूंगा। चाहे इसकी कीमत 10 बिलियन हो या 20 बिलियन, इसे बस 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही समझिए। जब आप बंदरगाह बेचेंगे तो आप इसे घटा सकते हैं। काउंट बैरो ने तुरंत कहा। श्री सक्सेना, हाँ, हम बंदरगाह बिक्री समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देंगे। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। ठीक है। काउंट बार्लो, अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। बस इलाज और दवा लेते रहो और तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। लॉर्ड बार्लो मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर सक्सेना, आपकी चिकित्सा कुशलता अद्भुत है। मैं कुछ दोस्तों को जानता हूं जो इलाज के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? अयान सक्सेना ने कहा, मैं लोगों का इलाज लापरवाही से नहीं करता। उन्हें इलाज मिलेगा या नहीं, ये भाग्य पर निर्भर करता है। अयान सक्सेना ने यह नहीं बताया कि भाग्य क्या है। इसे स्वयं ही समझिए। यारमन ने एक और सूची निकाली। मिस्टर सक्सेना, ये कुछ उपहार हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं।
आप नए घर में चले गए हैं, इसलिए आपको घर में कुछ सामान की आवश्यकता हो सकती है। अयान सक्सेना ने इसे लिया और देखा। सूची में विभिन्न प्रकार की प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं। अध्याय 475 दो देशों के बीच युद्ध में कौन जीतेगा। अयान सक्सेना को प्राचीन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सूची में शामिल इन प्राचीन वस्तुओं का मूल्य काफ़ी अधिक होगा। उनका संयुक्त मूल्य 1 बिलियन से कम है, इसलिए अल्मन और उसके दोस्तों को यह उपहार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड बारो, मिस्टर आर्मंड। मुझे यहाँ कुछ प्राचीन वस्तुओं की कमी महसूस हो रही है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। यरमन, मिस्टर सक्सेना, इस बार मैं यहाँ आया हूँ आपको नए घर में जाने पर बधाई देने के अलावा मैं किसी की ओर से आपसे कुछ सवाल पूछने भी आया हूँ। अयान सक्सेना ने कहा, आप कहो। अल्मन ने कुछ देर सोचा और पूछा, मिस्टर सक्सेना, अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाए तो आपके हिसाब से किस देश के जीतने की संभावना ज़्यादा है। अयान सक्सेना ने भौहें ऊपर उठाईं। मिस्टर आर्मंड, आप किसके लिए पूछ रहे हैं? मैं राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यारमन ने कहा, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ भविष्य की निवेश दिशा जानना चाहते हैं। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, थोड़ी देर बातचीत करना ठीक है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे राष्ट्रीय मशीनरी उद्योग के बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ स्टार ड्रीम टेक्नोलॉजी और यानहुआन रोबोटिक्स के बारे में बात करूंगा। जिंगमैंग अब प्रतिदिन विभिन्न मॉडलों के हजारों ड्रोन का उत्पादन करता है और यानहुआन रोबोटिक्स आसानी से प्रतिदिन सैकड़ों यांत्रिक तेंदुए का उत्पादन कर सकता है। हम लौह पुरुषों में अब इच्छा शक्ति है। अमेरिकी सैनिकों से पूछिए कि क्या उनमें भी लोहे जितनी मजबूत इच्छा शक्ति है। काउंट बैरो ने पूछा, मिस्टर सक्सेना, मैंने सुना है कि आपका नया यांत्रिक तेंदुआ आया है। मुझे आश्चर्य है कि इसका प्रदर्शन कैसा है। अयान सक्सेना ने शांतिपूर्वक कहा, मैं आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि 10 लोगों की एक विशिष्ट टीम एक यांत्रिक तेंदुए को हरा सकती है। काउंट बार्लो और अन्य लोग हैरान रह गए। मिस्टर सक्सेना, क्या आप निश्चित हैं? अल्मन ने अविश्वास में कहा, एक यांत्रिक तेंदुआ 10 लोगों की एक कुलीन टीम को हरा सकता है। अगर यानहुआन रोबोट कंपनी एक दिन में सैकड़ों तेंदुआ बनाती है, तो क्या यह एक दिन में कई हजार लोगों की कुलीन टीम बनाने के बराबर नहीं है? हम ये लड़ाई कैसे लड़ें? अयान सक्सेना ने शांति से कहा, मिस्टर अल्मन, मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। ये केवल समय की बात है जब नए यांत्रिक तेंदुए की लड़ाकू शक्ति उजागर हो जाएगी। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा यदि मैं झूठ बोलूं? नए प्रकार के यांत्रिक तेंदुए 20 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकते हैं, मजबूत रक्षा है और करीबी मुकाबले और लंबी दूरी के हमले दोनों में मजबूत है। 10 पुरुष अभिजात वर्ग की टीम से निपटना मुश्किल नहीं होगा। हल्की मारक क्षमता वाली मशीन तेंदुए से डर नहीं लगता। इसे बजूका जैसी किसी चीज से मारना कठिन है। नए प्रकार के यांत्रिक तेंदुए में मजबूत हस्तक्षेप विरोधी क्षमता होती है और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काउंट बार्लो ने कहा, मिस्टर सक्सेना, हम जानते हैं कि क्या चुनना है। अयान सक्सेना ने कहा, काउंट बरो, आप यूरोप में बहुत से लोगों को जानते हैं। कृपया अपना संदेश वापस ले जाए। मिस्टर सक्सेना, कृपया बोलें। लॉर्ड बार्लो ने कहा, अयान सक्सेना, हमारा देश शांति पसंद करता है और शांति को महत्व देता है, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। लेकिन आखिरकार मैं एक व्यक्ति हूँ, कोई देश नहीं, और कभी कभी मैं भी आसानी से आवेगपूर्ण हो जाता हूँ। जो कोई भी चीनियों को अपमानित करेगा उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। काउंट बैरो और आर्मंड दोनों दुखी थे। अगर कोई साधारण व्यक्ति यह बात कहता तो यह महज बकवास होती, लेकिन जब अयान सक्सेना ने यह बात कही तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। अयान सक्सेना में वाकई पूरे देश को बर्बाद करने की ताकत है। यदि अयान सक्सेनारू बड़ी संख्या में ड्रोन और हजारों यांत्रिक तेंदुए लेकर आते हैं, तो आम देश इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? मिस्टर सक्सेना, हम भी शांति पसंद करते हैं, अल्मन ने जल्दी से कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो फिर आप? दुनिया अभी उथल पुथल में है और हमें इसे बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। काउंट बार्लो और अन्य लोग खड़े हो गए। मिस्टर सक्सेना, आप बता दें तो हम ले आएंगे। मेरा मानना है कि कुछ लोग इसे जानने के बाद चुनाव करना सीख जाएंगे। अब हम विदा लेंगे। काउंट बैरो और उनके बेटे को जल्द ही चले जाना चाहिए। जब वे लोग चले गए, काउंट बैरो ने पूछा, अरमान, अयान सक्सेना ने जो कहा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? अल्मन ने कहा, उसे काला सम्राट होना चाहिए। एक भी सैनिक के बिना वह हमारे पूरे यूरोपीय नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। पश्चिम कैसे जीत सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और
चीन और यूरोप के बीच संघर्ष को आपस में नहीं मिलाया जाना चाहिए। लॉर्ड बार्लो ने हल्का सा सिर हिलाया। अफसोस की बात है, हमारे पास ऐसी प्रतिभाएं क्यों नहीं हैं। काउंट बार्लो ने भावुक होकर आह भरी। यारमन, श्री सक्सेना के बिना भी चीन अब बहुत बहुत शक्तिशाली है। प्रिय, चीन अब वह चीन नहीं रहा जिसे तुम याद करते हो। हाँ, लॉर्ड बार्लो ने खिड़की से बाहर देखा। मैं कई बार चीन गया हूँ और हर बार जब मैं आता हूँ तो चीन नाटकीय रूप से बदल चुका होता है। अब यह मेरे लिए पहचान से परे हो गया है। सिमरन, इस सूची पर एक नज़र डालो। इस पर मौजूद प्राचीन वस्तुओं की कीमतें गिन लो। अयान सक्सेना ने सिमरन को बुलाया। उन्होंने कैमरे के नीचे सूची को पलटा और सिमरन ने तुरंत कहा, मास्टर, अगर वे सभी असली हैं तो उनका कुल मूल्य लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। संभवतः तत्काल बिक्री कम होगी, लेकिन धीमी बिक्री अधिक होगी। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। आधे अरब डॉलर मूल्य की प्राचीन वस्तुएं लेना एक अच्छा उपहार है। वे असली हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। नकली सामान लाकर वे खुद को ही थप्पड़ मार रहे हैं। डिंग डिंग, अयान सक्सेना को अरविंद नायर का फोन आया। मिस्टर सक्सेना, क्या मिस्टर आर्मंड द्वारा भेजी गई प्राचीन वस्तुओं का निरीक्षण कर उन्हें पार्किंग स्थल पर भेज दिया गया है? फोन के दूसरी ओर अरविंद नायर की यूं हैं। अयान सक्सेना, इसे पार्किंग में भेज दो। ये प्राचीन वस्तुएं घर पर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हैं। मैं इन्हें घर पर रखूंगा। यदि उनके नए घर में किसी चीज की कमी है तो वह ये कि इसमें नींव और वर्षों के संचय की कमी है। ठीक है, मिस्टर सक्सेना। अरविंद नेहरू, अयान सक्सेना ने पिछली बार बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं दान की थीं। अगर वह इस बार प्राचीन वस्तुओं का दान नहीं करते तो बाकी लोग कुछ नहीं कह सकते। प्राचीन वस्तुओं को ले जा रहा ट्रक तेजी से पार्किंग स्थल में प्रवेश कर गया। अरविंद नायर और उनकी टीम ने अयान सक्सेना को प्राचीन वस्तुओं को उतारने में मदद की और आर्मंड और उनकी टीम ने प्रत्येक प्राचीन वस्तु की सावधानीपूर्वक सुरक्षा की। पिताजी, ये बहुत सुंदर है। प्रिय, आपको इतनी सारी उत्तम प्राचीन वस्तुएं कहाँ से मिलती हैं? रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना अपनी झपकी से जाग गईं। प्राचीन वस्तुओं को एक एक करके बक्सों से बाहर निकाला गया है। ये प्राचीन वस्तुएं कोई साधारण वस्तु नहीं हैं। इनमें से किसी एक की कीमत 10 लाख अमेरिकी डॉलर से कम नहीं है और ये सभी देखने में बहुत खूबसूरत हैं। अरमान और अन्य लोगों ने यह मुझे दिया। ऐसा हुआ कि मेरे घर में इनमें से कुछ सजावट की चीजें नहीं हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। सीसी, ये प्राचीन वस्तुएं हैं, सांस्कृतिक अवशेष हैं। आप इन्हें देख सकते हैं लेकिन इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है न? अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। उसने असमंजस में पूछा, पिताजी, सांस्कृतिक अवशेष क्या हैं? सांस्कृतिक अवशेष हैं, अयान सक्सेना ने इसके बारे में अनिंदिता सक्सेना को बताया। 5 मिनट बाद सिस्टम की आवाज अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी। होस्ट, आपने अनिंदिता सक्सेना को सांस्कृतिक अवशेषों के बारे में समझाया और सांस्कृतिक अवशेष पहचान कौशल हासिल किया। ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। ये कौशल बहुत अच्छा है। कई चीनी सांस्कृतिक अवशेष दूसरे देशों के संग्रहालयों में हैं। इससे अयान सक्सेना को परेशानी होती है और वह भविष्य में उन्हें वापस पाने का कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। ये सांस्कृतिक अवशेषों की पहचान कौशल को बेहतर बनाने में सहायक होगा। अध्याय 476। दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। कुछ दिन बीत गए। रोशनी मेहरा ने अपने चेहरे पर दर्द के भाव के साथ अपना पेट ढक लिया। पति जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ? अयान सक्सेना तेजी से पास आए। उसने जल्दी से रोशनी मेहरा की नब्ज टटोली। हाँ मेंग्याओ, तुम जल्द ही बच्चे को जन्म दोगी। ज़ियाओ बेई, कृपया डॉक्टरों से तीसरी मंजिल पर जाकर तुरंत इंतजार करने को कहो। विला में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की एक टीम प्रतीक्षा कर रही थी। उन सभी को प्रसव कराने का व्यापक अनुभव था। सामान्य प्रसव में केवल 3 घंटे लगते हैं। अयान सक्सेना दुर्घटनाओं के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने और डॉक्टरों को आने के लिए कहा। पत्नी, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। अयान सक्सेना रोशनी मेहरा को गोद में उठाकर जल्दी से तीसरी मंजिल पर चले गए। तीसरी मंजिल पर एक बहुत ही पेशेवर चिकित्सा कक्ष था जिसमें बेहतरीन उपकरण थे, इसलिए प्रसव में कोई समस्या नहीं हुई। कुछ ही देर में अयान सक्सेना अस्पताल में आ गया। उसने चांदी की सुइयों का एक डिब्बा उठाया और रोशनी मेहरा को जल्दी जल्दी कई इंजेक्शन लगा दिए। इससे उसका दर्द कम हो सकता है। इससे बच्चे का जन्म अधिक सुचारू रूप से होने में भी मदद मिल सकती है। मिस्टर सक्सेना, कृपया इसे अगली बार हमें देने में संकोच न करें, प्रमुख डॉक्टर ने अयान सक्सेना से कहा। वह अस्पताल में प्रसूति विज्ञान की विशेषज्ञ हैं और कई बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, इसलिए उनके लिए यह बहुत आसान है। और भी खास बात यह है कि इस बार हमारे साझेदार सभी शीर्ष डॉक्टर हैं।
मेंग्याओ, किसी दुर्घटना की चिंता मत करो, बस बाहर जाओ। अयान सक्सेना ने झुककर रोशनी मेहरा को चूम लिया। रोशनी मेहरा मुस्कुराई, पति, मुझे पता है। अयान सक्सेना बाहर चला गया। अस्पताल का दरवाज़ा बंद हो गया। जल्द ही लिनहाई और चेन मेई, राजीव कुमार और सविता मेहरा अनिंदिता सक्सेना के साथ आ गए। रोशनी मेहरा अगले 2 दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए राजीव कुमार और बाकी लोग यहीं रुके हुए थे। अभी वे अनिंदिता सक्सेना के साथ विला के बाहर घास पर खेल रहे थे। कैसा है बेटा? चेन मेई ने जल्दी से पूछा। अयान सक्सेना ने कहा। मेंग्याओ ने कहा कि उसके पेट में दर्द है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है। मैंने उसे अभी एक चांदी की सुई दी है, उसका दर्द बहुत कम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पिताजी, क्या सामान बाहर आ रहा है? अनिंदिता सक्सेना इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। अयान सक्सेना ने आगे बढ़कर अनिंदिता सक्सेना को गले लगाया और कहा, हाँ जीक्सी, तुम्हें जल्द ही एक छोटा भाई मिलने वाला है। क्या तुम खुश हो? हाँ, खुश हूँ, लेकिन पिताजी, मेरी अभी तक कोई बहन नहीं है। क्या आप और माँ मुझे भविष्य में एक बहन दे सकते हैं? अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी भी एक बहन चाहिए? फिर तो पापा को मम्मी से इस बारे में बात करनी होगी। सविता मेहरा मुस्कुराई और बोली, अर्जुन सक्सेना, आप दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। हमारे परिवार में ऐसी शर्तें हैं। माँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अयान सक्सेना ने कहा। समय पल पल बीतता गया और हालांकि अयान सक्सेना को विश्वास नहीं था कि कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था। अस्पताल के अंदर रोशनी मेहरा थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि अनिंदिता सक्सेना को जन्म देते समय बहुत दर्द हुआ था। लेकिन जल्द ही रोशनी मेहरा की घबराहट दूर हो गई। उसने पाया कि इस बार का दर्द पिछले दर्द का सिर्फ 10वां हिस्सा था। इसके अलावा उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ है और उसकी सहन शक्ति बढ़ गई है, इसलिए ये छोटा सा दर्द अब रोशनी मेहरा के लिए कोई बात नहीं है। बहुत खूब, एक जोरदार चीख के साथ बच्चा पैदा हुआ। रोशनी मेहरा के माथे पर पसीने का एक कण भी नहीं था। दूसरा बच्चा पैदा करना बहुत आसान है। यह इतना आसान था कि कई प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ बहुत हैरान थे। श्रीमती लिन, बच्चा बाहर आ गया है। लड़का हुआ। डॉक्टरों में से एक ने रोशनी मेहरा को अपनी बाहों में लिया और उसकी जांच की। लड़के ने अपनी आंखें मूंद लीं। नमस्ते डोंग डोंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस दुनिया में आपका स्वागत है। रोशनी मेहरा ने आगे बढ़कर उस छोटे लड़के की नाक खुजलाई। डॉक्टर शेन, कृपया उसे बाहर ले जाए। मेरे पति और उनका परिवार उस छोटे बच्चे को देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, श्रीमती लिन। एक डॉक्टर ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और दूसरा डॉक्टर उसके पास खड़ा था। फिर दोनों डॉक्टर बच्चे को बाहर ले गए। श्री सक्सेना, बधाई, वह एक सुंदर लड़का है और उसकी पत्नी सुरक्षित है, डॉक्टर शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उस छोटे लड़के को अयान सक्सेना को सौंपने वाली थी और अयान सक्सेना ने कहा, माँ, आप डोन डोन को पकड़ो, मैं पहले मेंग्याओ की जांच करूंगा कि वह ठीक है। चेन मेई ने उस छोटे लड़के को अपनी बाहों में ले लिया। अयान सक्सेना जल्दी से अस्पताल में दाखिल हुआ। रोशनी मेहरा वहां लेटी हुई थी और ठीक लग रही थी। अयान सक्सेना पास आया और रोशनी मेहरा का हाथ पकड़ लिया। मेरी प्यारी, तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने कुछ देखा है। सुंदर, मेरे पीछे आओ। रोशनी मेहरा ने हंसते हुए कहा, तुम आत्ममुग्ध हो रही हो। मैंने अभी कुछ देखा और वह मुझसे ज्यादा मिलती जुलती दिख रही है। अयान सक्सेना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह बिल्कुल जीक्सी की तरह है, इसमें हम दोनों के फायदे शामिल हैं। तुमने कहा था कि जब तुमने सिसी के साथ संभोग किया तो तुम्हें बहुत दर्द हुआ, क्या अभी तुम ठीक थे? रोशनी मेहरा, शुरू में बस थोड़ा दर्द हुआ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और चीजें अपने आप बाहर आ गईं। अयान सक्सेना, आपकी नब्ज में कोई गड़बड़ी नहीं है। डॉक्टर जू, धन्यवाद। बाद में आप सभी को एक बड़ा लाल लिफाफा मिलेगा। कई डॉक्टरों ने जल्दी से उनका धन्यवाद किया। प्रमुख डॉक्टर जू ने कहा, मिस्टर सक्सेना, कृपया पहले चले जाइए, हमें अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। पति, कृपया बाहर जाइए। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, रोशनी मेहरा ने धीरे से कहा। अयान सक्सेना ने अपना सिर नीचे किया और रोशनी मेहरा के माथे को चूमा। तो फिर मैं पहले चला जाऊंगा। डॉक्टर जू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अयान सक्सेना ने अस्पताल छोड़ दिया। सविता मेहरा उस समय छोटे लड़के को पकड़े हुए थीं। अयान सक्सेना ने तुरंत छोटे लड़के को नहीं पकड़ा। उसने अनिंदिता सक्सेना को उठाया और कहा, अनिंदिता, तुम्हें क्या लगता है डोन डोन किसकी तरह दिखता है? क्या तुम अपने पिता या माँ की तरह दिखते हो? अनिंदिता सक्सेना ने एक क्षण सोचा और कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि डोन डोन अधिक माँ की तरह है और मैं अधिक पिताजी की तरह हूँ।
सविता मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीक्सी और मेरे विचार एक जैसे हैं। वास्तव में, मुझे करीब से देखने दो। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को लिन हाई को सौंप दिया। उसने उस छोटे लड़के को उठाया और ध्यान से देखा। छोटा लड़का कुछ रोशनी मेहरा जैसा लग रहा था। अयान सक्सेना ने लड़के की आंतरिक शक्ति और मानसिक शक्ति की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं थी, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत स्वस्थ भी। जब अयान सक्सेना का जन्म मृत अवस्था में हुआ था तो उसने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके अपनी मेरिडियंस को फैलाया और उसकी मेरिडियंस एक सामान्य बच्चे की तुलना में अधिक मोटी और मजबूत हो गईं। इसके अलावा अयान सक्सेना ने ध्यान में मार्गदर्शन के लिए अपनी मानसिक शक्ति का भी उपयोग किया। उसकी मानसिक शक्ति भी सामान्य बच्चे से कहीं अधिक मजबूत है। यह मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में अच्छी है, अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। अनिंदिता सक्सेना की मूल मार्शल आर्ट प्रतिभा 40 के दशक में थी और अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि डोंग डोंग की मूल मार्शल आर्ट प्रतिभा 80 या 90 के दशक में थी। सिस्टम, मेरी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची पौराणिक स्तर पर है। जीक्सी को 2 बार पदोन्नत किया गया है। क्या डोंग डोंग को भी 2 बार पदोन्नत किया जा सकता है? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। वह ये बात काफी समय से पूछना चाहता था लेकिन रोके हुए था। बच्चे के जन्म से पहले उन्हें दुर्घटनाओं का डर था। सिस्टम ने कहा, वृद्धि का आधा हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। यह अपेक्षाकृत लंबी अवधि में धीरे धीरे पुनः प्राप्त किया जाएगा। सिस्टम, यदि आप पौराणिक स्तर पर पहुंच गए हैं तो आपके आंकड़े दोगुने हो जाएंगे, और यदि आप पौराणिक स्तर पर पहुंच गए हैं तो आपके आंकड़े दोगुने हो जाएंगे। अयान सक्सेना ने पूछा। हाँ, अयान सक्सेना, डोंग डोंग पहले ही बाहर आ चुका है। बाद में, जब मेरी मार्शल आर्ट में सुधार होगा तो क्या वह दोगुना सुधार कर सकता है? सिस्टम, सूजिन, अगर आप अनिंदिता सक्सेना को पढ़ाना बंद कर दें और बाद में उन्हें एक साथ पढ़ाएं तो ये ठीक रहेगा। अगर आप केवल अनिंदिता सक्सेना को पढ़ाते हैं तो उसे केवल आधे रास्ते में ही पदोन्नत किया जा सकता है। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे सिखाएं और आप सब कुछ सीख जाएंगे। दूसरे को आधा मिलेगा। अयान सक्सेना ने उस छोटे लड़के की ओर देखा। वह अभी भी इतना युवा है कि उसके लिए रुकना और इंतजार करना असंभव है। अगर उसकी मूल प्रतिभा 80 या 90% है तो यह 1.5 गुना बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होगी। तब तक उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा 25 वर्ष से अधिक हो जाएगी। डोंग डोंग, तुम छोटे लड़के इतने आरामदायक हो, तुम्हारी बहन तुम्हें ले जा रही है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 477, क्या सिस्टम को अपग्रेड करना संभव है? राजीव कुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन सक्सेना, डोंग डोंग का नाम क्या है? क्या आपने और मेंग याओ ने इसके बारे में सोचा है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। चलो डोंग डोंग लिन डोंग याओ को बुलाते हैं। मुझे आशा है कि वह सुबह के सूरज की तरह चमकेगा। राजीव कुमार ने एक क्षण सोचा और सिर हिलाकर कहा, हाँ, इसका अर्थ ये भी है कि हमारा देश पश्चिमी दुनिया से आगे निकल जाएगा। पूर्वी ज्ञान और प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे प्यारे रिश्तेदारों, आप क्या सोचते हैं? लिन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि यह बहुत अच्छा है। चेन मेयू, बेटा, मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन क्या तुमने मेंग याओ से इस बारे में चर्चा की है? खुद से फैसला मत करो। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। पिताजी, हमने इस पर चर्चा की। चेन मेई ने सिर हिलाया। यही बात है। हे, छोटा लड़का हंसा और नाम से काफी संतुष्ट लग रहा था। पिताजी, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। अनिंदिता सक्सेना। अयान सक्सेना ने लिन डोंग्याओ को अपने करीब खींचा और अनिंदिता सक्सेना को देखा। लिन डोंग्याओ फिर मुस्कुराया और अपना छोटा सा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। पिताजी, क्या मैं कुछ पकड़ सकता हूँ? वह चाहता है कि मैं उसे गले लगाऊं। अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में पूछा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। शीशी, नहीं, तुम्हारा भाई एक छोटा बच्चा है और तुम अभी भी एक बड़ी बच्ची हो। अगर तुम अपने भाई को पकड़ोगी तो तुम दोनों गिर जाओगी। पिताजी, क्या मैं कुछ छू सकता हूँ? अनिंदिता सक्सेना ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, चीज अभी बहुत छोटी है। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने लिन डोंग्याओ के छोटे से चेहरे को धीरे से छुआ। हंसी। दोनों छोटे लड़के एक साथ हंस पड़े। कुछ ही देर बाद रोशनी मेहरा ट्रांसफर बेड पर लेटी हुई बाहर आईं। मेंग याओ, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। माँ, क्या ये दर्द करता है? चेन मेई और अन्य लोगों ने एक एक करके उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और अनिंदिता सक्सेना ने भी जल्दी से रोशनी मेहरा को अपने बिस्तर के पास ले गई। रोशनी मेहरा हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोली, जी मम्मी, इससे दर्द नहीं होता, बस आराम करो और यह बाहर आ जाएगा। अयान सक्सेना ने फिर से रोशनी मेहरा की नब्ज पकड़ी। सब कुछ ठीक काम करता है डॉक्टर जू, धन्यवाद।
यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। अयान सक्सेना ने प्रत्येक डॉक्टर को एक लाल लिफाफा दिया, लेकिन लाल लिफाफे में पैसे नहीं बल्कि चेक थे। प्रत्येक व्यक्ति का चेक 10 लाख का था। धन्यवाद श्री सक्सेना। डॉक्टर जू और अन्य लोग तुरंत वहां आ गए। लाल लिफाफा बहुत छोटा था, लेकिन वे जानते थे कि अयान सक्सेना की दौलत के हिसाब से अयान सक्सेना द्वारा दिया गया लाल लिफाफा निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्त ऊपर चले गए और रोशनी मेहरा अपने बिस्तर पर सो गई। घर पर बच्चे को जन्म देना अस्पताल की तुलना में बहुत आसान है। डॉक्टर जू, अब से अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेंग याओ की देखभाल खुद कर सकता हूँ। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा का जन्म सामान्य तरीके से हुआ और वह आसानी से ठीक हो गई। अयान सक्सेना के चिकित्सकीय कौशल के कारण अब डॉक्टर जू और अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर सक्सेना, हम पहले निकलेंगे। डॉक्टर जू और अन्य लोगों ने जल्दी से अलविदा कहा और चले गए। बूढ़े आदमी, क्या आपने खुशखबरी सुनाई है? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम लोग बाहर आओ और साथ मिलकर खुशखबरी सुनाओ। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने अपनी ड्राइंग चालू कर दी। उनके डाइन प्रशंसकों की संख्या 150 मिलियन से अधिक हो गई है और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। ये संभव है कि यह संख्या 200 मिलियन तक पहुंच जाएगी। परिवार, मैं आपके साथ एक खबर साझा करना चाहता हूं। आज सुबह 9:05 मेरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम लिन डोंग्याओ रखा। अयान सक्सेना ने तुरंत एक संदेश जारी किया। तुरंत ही बड़ी संख्या में अयान सक्सेना के प्रशंसकों को पुश नोटिफिकेशन प्राप्त हो गए। मैंने अनुमान लगाया था कि इसका जन्म पिछले कुछ दिनों में हुआ है और यह सच निकला। बधाई हो। थोड़े समय में बड़ी संख्या में नेटिजन्स ने इस पर टिप्पणी की और यह खबर जल्दी से डाइन और अन्य प्लेटफार्मों की हॉट सूचियों में शीर्ष पर आ गई। विदेशों में भी इस खबर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। अयान सक्सेना के विदेशों में भी अनगिनत प्रशंसक हैं। वे खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ पड़े। डिंग डिंग। अयान सक्सेना का मोबाइल फोन तेजी से बज उठा। ये कॉल श्री मेहता का है। जब अयान सक्सेना ने फोन पर बात की तो श्री मेहता ने ऊंची आवाज में कहा, अर्जुन सक्सेना, बधाई हो, अब आपके एक बेटा और एक बेटी है। मिस्टर मेहता, धन्यवाद। श्री मेहता, अर्जुन सक्सेना, आप और मेंग याओ के जीन इतने अच्छे हैं कि आप सिर्फ अच्छा शब्द से संतुष्ट नहीं हो सकते। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप एक और अच्छा शब्द जोड़ सकते हैं। मिस्टर मेहता, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमारी मेंग याओ अभी छोटी है, इसलिए अगर हम उसे फिर से चाहते भी हैं तो भी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयान सक्सेना ने कहा। श्री मेहता, अर्जुन सक्सेना, क्या आप पूरे महीने का भोज आयोजित कर रहे हैं? निश्चित तिथि क्या है ताकि मैं विवाह भोज के लिए समय निकाल सकूं? अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर मेहता, मेरी कोई योजना नहीं है। जब जीक्सी का जन्म हुआ था तो उसके लिए पूरे महीने का भोज नहीं हुआ था। चूंकि जीक्सी के पास कोई नहीं था, इसलिए मैं भी कोई भोज नहीं चाहता। उस समय रोशनी मेहरा की शादी नहीं हुई थी। बच्चे के जन्म से कुछ विवाद उत्पन्न हुआ तथा पूरे महीने भोज आयोजित करने से निश्चित रूप से और अधिक विवाद उत्पन्न होगा। राजीव कुमार और उनके मित्रों ने कोई भोज आयोजित नहीं किया। ली लाओदाओ ने कहा, अर्जुन सक्सेना, यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी लाओ जियांग और मैं निश्चित रूप से आपके घर शराब पीने आएंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मिस्टर मेहता, कोई समस्या नहीं है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। हर बार जब अयान सक्सेना फोन रखता तो 10 सेकंड के भीतर ही वह फिर बज उठता और वह फोन उठाते उठाते थक जाता। बहुत खूब। अचानक डोंग डोंग रोने लगा। वह छोटा है, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी छोटी नहीं है। डोंग डोंग, पिताजी यहाँ हैं। अयान सक्सेना जल्दी से मास्टर बेडरूम में चला गया। लिन डोंग्याओ ने बिस्तर गीला नहीं किया, वह भूखा होगा। अयान सक्सेना ने जल्दी से दूध पाउडर तैयार कर लिया। रोशनी मेहरा ने बहुत पहले ही उससे बात की थी कि उसे काम पर जाना है और वह डोंग डोंग को स्तनपान नहीं करा सकती। अयान सक्सेना ने एक्यूपंक्चर और अन्य तरीकों से रोशनी मेहरा के स्तन दूध के उत्पादन को रोका। अगर मैं स्तनपान कराना भी चाहूं तो भी मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती। डोंग डोंग, इधर आओ। अयान सक्सेना ने लिन डोंग्याओ को दूध पिलाया। 5 मिनट बाद सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, होस्ट, लिन डोंग्याओ को दूध पिलाओ और सिस्टम ताकत हासिल करना शुरू कर देगा। अयान सक्सेना आश्चर्यचकित था। सिस्टम, यहाँ कुछ नया है। इसकी ताकत का मूल्य क्या है? सिस्टम ने कहा, शक्ति मूल्य आपको नहीं दिया गया है। जब शक्ति मूल्य एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। क्या सिस्टम को अभी भी अपग्रेड किया जा सकता है? अयान सक्सेना की आंखें चमक उठी। अपग्रेड करने पर कैसा लगेगा? मेजबान, मुझे नहीं पता। अयान सक्सेना,
अपग्रेड होने में कितना समय लगेगा? मुझे नहीं पता, अयान सक्सेना। मैं ये या वह नहीं जानता, इसलिए मैं केवल आंख मूंद कर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। लेकिन कम से कम सिस्टम को अपग्रेड करने की संभावना है। अयान सक्सेना के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। उनकी मौजूदा प्रणाली खराब नहीं है, लेकिन अयान सक्सेना की राय में यह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। यद्यपि उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची पौराणिक स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी रोशनी मेहरा, अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंगग्याओ को अभी भी खतरों का सामना करना पड़ रहा था, जैसा कि उनकी दादी रोशनी मेहरा और उनकी मां को भी करना पड़ा था। ये स्थिति कुछ हद तक खेदजनक है। सिस्टम अपग्रेड से यह समस्या हल हो सकती है। हालांकि अयान सक्सेना का अनुमान है कि सिस्टम अपग्रेड होने में लंबा समय लगेगा। अगर सिस्टम 2 साल के भीतर अपग्रेड हो जाता है तो अयान सक्सेना संतुष्ट होंगे। 10 मिनट बाद भोजन समाप्त हो गया। रोशनी मेहरा ने कहा, पति जी, आपके पास बहुत काम है। आपको जीक्सी का भी ख्याल रखना है। माँ और पिताजी स्तनपान का ध्यान रखें। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, मैं ये करूँगा। चिंता मत करो प्रिय, मैं निश्चित रूप से जीक्सी की उपेक्षा नहीं करूँगा। अध्याय 478 बड़े लोग आ रहे हैं। भोजन करने के बाद लिन डोंगग्याओ लगभग सो गया। वह अभी पैदा हुआ है और उसे हर दिन लंबे समय तक सोने की जरूरत होती है। पत्नी, मैं जीक्सी को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए ले गया था। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को किस किया। नमस्ते, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। विला में स्वाभाविक रूप से एक विशेष नृत्य स्टूडियो है। ये नृत्य स्टूडियो जियोवान समुदाय के स्टूडियो से बहुत बड़ा है। ये नृत्य और अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग डांस स्टूडियो में आ गए। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना के साथ गंभीरता से अभ्यास किया। वे हर दिन 1 घंटे से ज्यादा समय तक प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची का अभ्यास करते थे और लगभग अडिग थे। 40 मिनट के बाद अभ्यास खत्म हो गया। दैनिक प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची अभ्यास को 2 समय में विभाजित किया गया है। जीक्सी, हम आगे क्या खेलने वाले हैं? अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया, उसे चूमा और मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, क्या मैं डोंग डोंग के साथ खेल सकता हूँ? अनिंदिता सक्सेना ने पूछा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, अभी नहीं। डोंग डोंग अभी भी छोटा है। उसे दिन में ज्यादातर समय सोना पड़ता है और वह अभी खेलने के लिए बहुत छोटा है। ठीक है, अनिंदिता सक्सेना ने निराशा से सिर हिलाया। पिताजी, मुझे किस बच्चे के साथ खेलना चाहिए? युवान और उसके दोस्त यहाँ नहीं हैं, नन्नान और उसके दोस्त भी यहाँ नहीं हैं, और राजधानी में मेरे दोस्त भी यहाँ नहीं हैं। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, शीशी, इसके बारे में सोचो। शुरुआत में तुम्हारे पास केवल रुपयुआन और कुछ अन्य दोस्त थे। बाद में तुम्हारे पास नन्नन, किकी और अन्य दोस्त थे। तो फिर आपके पास सिस्टर टोन टोन जैसे दोस्त हैं। तुम दोस्त बनाने में अच्छे हो, है न? पापा को विश्वास है कि तुम जरूर कई नए दोस्त बनाओगे। जब आप किंडरगार्टन जाएंगे तो वहां भी आपके नए दोस्त बनेंगे। अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। पिताजी, मुझे किंडरगार्टन जाने में कितना समय लगेगा? अयान सक्सेना, स्कूल करीब 10 दिन में शुरू हो जाएगा। जीक्सी, जब सूरज थोड़ा छोटा हो जाएगा तो डैडी तुम्हें पास के पार्क में ले जाएंगे। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। अयान सक्सेना के घर के पास एक विला समुदाय है। विला समुदाय के अंदर का माहौल बहुत अच्छा है। समुदाय के बच्चे पहले शायद ही कभी पार्क में खेलने जाते थे। अब स्थिति अलग है। अयान सक्सेना और उनका परिवार यहाँ आ गए और अब बगल के पार्क में कई बच्चे प्रतिदिन खेलने आते हैं। हालांकि यहाँ आने के बाद अयान सक्सेना कभी भी अनिंदिता सक्सेना को खेलने के लिए बाहर नहीं ले गया। रोशनी मेहरा बच्चे को जन्म देने वाली थी और अयान सक्सेना को उसके बाहर जाने की चिंता थी। अचानक रोशनी मेहरा का एक्सीडेंट हो गया और उसे वापस आने में बहुत देर हो गई। अब बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हो गया है। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। शाम को अयान सक्सेना और अनिंदिता सक्सेना बाहर गए। बगीचा बहुत पास था और वे यार्ड से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहुंचे। नमस्ते ग्रैंड मास्टर अर्जुन। मास्टर अर्जुन, बधाई हो। बगीचे में मौजूद कुछ लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी का धन्यवाद। जीक्सी, जाकर पूछो कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कहानियां सुनना पसंद करता है। पिताजी पहले तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने बार बार सिर हिलाया। कई बच्चे कोने के पास इकट्ठे हुए और कई माता पिता अयान सक्सेना की कहानी सुनने के लिए बाहर इकट्ठे हुए। अयान सक्सेना की आवाज गूंजी। जल्द ही ऐसा लगने लगा कि सभी लोग एक परीक्षा की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। कहानी सुनाए जाने के बाद बच्चों ने तालियां बजाईं। अनिंदिता सक्सेना जल्दी ही उनके समूह में शामिल हो गईं। शीशी, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं। सीसी, क्या तुम्हारे पापा कल कहानियां सुनाने आएंगे?
सीसी अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। बगल में स्थित विला समुदाय बहुत महंगा है, राजीव कुमार के रहने वाले विला समुदाय से कहीं ज्यादा महंगा। यहाँ के सभी बच्चे अच्छी गुणवत्ता के हैं, अच्छी गुणवत्ता का कोई अनुमान सामने नहीं आएगा। माता पिता को चिंता होती थी कि अगर उन्होंने अनिंदिता सक्सेना को पीटा तो वे जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। मास्टर अर्जुन, आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। मास्टर अर्जुन, क्या जीक्सी किंडरगार्टन में है? पास का किंडरगार्टन बहुत अच्छा है, वातावरण और शिक्षक शीर्ष स्तर के हैं। मेरे आसपास बैठे अभिभावकों ने मुझसे पूछा। अयान सक्सेना शीक्सी किंडरगार्टन जाना चाहती है। मैं उसे सितंबर में जाने दूंगा, लेकिन हो सकता है कि वह हर दिन न जा सके। बालवाड़ी में बच्चे खेल रहे हैं। किंडरगार्टन में सीखी गई चीजें अनिंदिता सक्सेना के लिए बहुत सरल हैं, और हो सकता है कि वह हर दिन किंडरगार्टन में रहने में रुचि न रखती हो। मास्टर अर्जुन, जिक्सी किस कक्षा में काम करती है? किसी ने मुझसे पूछा। मेरी बेटी भी किंडरगार्टन जाती है। अयान सक्सेना, मैं उसे केवल 1 वर्ष के लिए स्कूल भेजने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए जिक्सी किंडरगार्टन के अंतिम वर्ष की पढ़ाई संभालेगी। किंडरगार्टन की बड़ी कक्षा के बच्चे अधिक समझदार होते हैं और अनिंदिता सक्सेना होशियार है, इसलिए वह बड़ी कक्षा के बच्चों के साथ बेहतर खेल सकती है। ये दुख की बात है। मेरी बेटी सितंबर में मिडिल क्लास में होगी। मास्टर अर्जुन, मेरी बेटी सीनियर क्लास में है, लेकिन सीनियर क्लास में 2 क्लास हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उनमें से किसी एक में प्रवेश पा सकेगी। आसपास मौजूद कुछ माता पिता खुश थे, जबकि अन्य को अफसोस था। ये बहुत अच्छा होगा यदि बच्चा अनिंदिता सक्सेना से सीख सके, और यह और भी बेहतर होगा यदि वे दोस्त बन सकें। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। अयान सक्सेना बहुत व्यस्त हैं। डोन को दिन में कई बार दूध पीना पड़ता है, और उसे हर दिन अनिंदिता सक्सेना के साथ खेलने में भी काफी समय बिताना पड़ता है। उसे अभी भी रात में काम करना पड़ता है। हर कोई व्यस्त और क्रियाशील है, और अयान सक्सेना बहुत खुश है। प्रिय, आप बिस्तर से उठकर टहल सकते हैं। सरल योग अभ्यास भी काफी होंगे। बस इतना ध्यान रखें कि आप थक न जाएं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। दरअसल रोशनी मेहरा कल बिस्तर से उठकर चलने में सक्षम हो गई थी, लेकिन अयान सक्सेना ने उन्हें फिर भी बिस्तर पर ही रहने दिया और 1 दिन और आराम करने दिया। हाँ, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। प्रिय, कृपया मेरा आहार ठीक करने में मेरी मदद करो। मुझे जल्दी से अपना वजन कम करना है। अब मैं शीशे में देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। रोशनी मेहरा की आवाज़ बहुत कोमल है। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्यारी, अब तुम बहुत सुंदर भी हो। अगर तुम बाहर जाकर कुछ लोगों से पूछोगी तो वे सभी कहेंगे कि तुम सुंदर हो। प्रिय, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, रोशनी मेहरा ने जोर दिया। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके आहार को समायोजित कर दूंगा। चिंता मत करो, आपके पास आंतरिक शक्ति है, आपको 1 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। मुझे पता भी नहीं चला कि 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है। रोशनी मेहरा ने अपना प्रसव काल पूरा कर लिया है और लिन डोंग्याओ काफी बड़ा हो गया है। उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ गई है और उसका वजन 3 या 4 किलोग्राम बढ़ गया है। अर्जुन सक्सेना, बधाई। अर्जुन सक्सेना, हम यहाँ मुफ्त में खाने पीने आए हैं। श्री मेहता और कुछ अन्य लोग अयान सक्सेना के पास आए। बहन टोंग अनिंदिता सक्सेना को इस बात पर खुशी हुई कि राजधानी से उनके मित्र भी श्री मेहता और उनके मित्रों के साथ आए थे। शीशी, टोंग और अन्य लोगों को खेलने के लिए बाहर ले जाओ। अयान सक्सेना मुस्कुराए। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने खुशी से सिर हिलाया। मिस्टर यांग, मिस्टर मेहता, हमने कहा था कि हम भोज का आयोजन नहीं करेंगे। आप में से इतने सारे लोग क्यों आए? अयान सक्सेना बूढ़े सिन्हा ने मुस्कराते हुए कहा, यह क्या ज्यादा हो सकता है? अगर भोज करना है तो आने वाले लोगों की संख्या कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। मिस्टर मेहता मुस्कुराए और बोले, अर्जुन सक्सेना, अगर आप पार्टी नहीं करते तो हम लोग आपके पास जरूर आएंगे और आपके साथ ड्रिंक करेंगे। मिस्टर मेहता, शराब काफी है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एक छोटी सी विनती है। टोंग और बाकी खिलाड़ियों को कुछ और दिन यहीं खेलने दीजिए। सीसी को उनकी याद आती है। श्री मेहता और अन्य लोग एक एक करके सहमत हो गए। अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, इसलिए इससे उनकी कक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अयान सक्सेना, श्री मेहता और कुछ अन्य लोग अध्ययन कक्ष में चले गए। मिस्टर मेहता, क्या बात है? अयान सक्सेना ने पूछा। श्री मेहता ने गंभीरतापूर्वक कहा, अर्जुन सक्सेना, हमारे गुप्तचर कर्मचारियों ने पता लगाया है कि तोसाकुरा देश में हाल ही में एक बड़ी हलचल हुई है। अध्याय 479, श्री मेहता और अन्य की चिंताएं। अयान सक्सेना ने पूछा, इतना बड़ा हंगामा क्या है?
उन्होंने ज़ियाओबेई को इंटरनेट पर मौजूद जानकारी पर ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन तोसाकुरा को पता था कि उसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो सकती है और वह इस संबंध में बहुत सतर्क था, इसलिए ज़ियाओबेई को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पूर्वी सकुरा देश के सुदूर इलाकों में कई लोग लापता हैं। वे पूर्वी सकुरा देश में कई जगहों पर बिखरे हुए हैं और ध्यान देने योग्य नहीं हैं। हमारे खुफिया अधिकारियों ने जांच के लिए काफ़ी काम किया है। इन लोगों को कुछ रहस्यमय लोगों ने गिरफ्तार किया था। बुजुर्ग आदमी अयान सक्सेना, उन्हें आनुवंशिक दवाओं पर भी शोध करना चाहिए, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। सामान्य साधनों से उनके पास चीन को हराने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं केवल इस तरह का कुटिल काम ही कर सकता हूँ, बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। अर्जुन सक्सेना, हाल ही में बहुत से लोग लापता हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ प्रगति हुई है। आप चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या उनका ये शोध भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा? मिस्टर जियांग और अन्य लोगों ने भी अयान सक्सेना की ओर देखा। वे अब सामान्य युद्धों से बिल्कुल भी नहीं डरते। पूर्वी सकुरा देश की तो बात ही छोड़िए, क्या होगा अगर पूर्वी सकुरा देश के पीछे खड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाए? लेकिन जब बात अपरंपरागत युद्ध जैसे जैविक युद्ध, आनुवंशिक युद्ध आदि की आती है तो चीन बहुत पीछे है। कोई रास्ता नहीं है, ये कम नैतिकता का लाभ है। चीनियों के लिए शोध के लिए लोगों को गिरफ्तार करना संभव नहीं है, लेकिन जापान के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। अयान सक्सेना, खतरे हो सकते हैं। ये खतरा 3 पहलुओं से आता है। पहला, हालांकि वे जो आनुवंशिक योद्धा बनाते हैं वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन आनुवंशिक दवाओं के उपयोग के बाद उनकी ताकत में निश्चित रूप से सुधार होगा। दूसरा, आनुवंशिक प्रदूषण। आनुवांशिक उत्परिवर्तन वाले लोग सामान्य लोगों के साथ संभोग कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाले बच्चे पैदा होते हैं। बुजुर्गों ने अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना ने गंभीरता से कहा, सबसे भयानक बात तीसरी बात है, जैव खतरा। श्री जियांग को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, अर्जुन सक्सेना, जिस जैव रासायनिक संकट की आप बात कर रहे हैं, क्या वह फिल्मों जैसा है? अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग, आप ज़ॉम्बी के बारे में बात कर रहे हैं, है न? कई तरह के बायोहाज़र्ड हैं, यह एक नहीं होगा। वे टी वायरस जितना उन्नत वायरस नहीं बना सकते। पश्चिमी चिकित्सा में उनका स्तर अब प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन वे इसे समझ नहीं सके, तो तोसाकुरा देश के लोग इसे कैसे समझ सकते हैं? इसकी अधिक संभावना है कि यह पागलपन, उन्माद, हीमोफीलिया आदि है, तथा संक्रमण के बाद मनुष्यों की आक्रामकता बहुत बढ़ जाएगी। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या ऐसा होने की संभावना है? अयान सक्सेना, प्रयोगशालाएं आमतौर पर सभी प्रकार की सावधानियों के साथ काफ़ी सुरक्षित होती हैं, लेकिन इस तरह के आनुवंशिक अनुसंधान करते समय प्रयोग बहुत नियंत्रण योग्य नहीं होता है, इसलिए नियंत्रण खोने का जोखिम अभी भी बना हुआ है। अनुमान है कि अल्पावधि में इसकी संभावना कम है, लेकिन ये जितनी लंबी अवधि तक रहेगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा। बूढ़े आदमी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण है, और यदि संयुक्त राज्य अमेरिका टोक्यो को ऐसा करने से रोकने के लिए साथ आता है, तो भी यह बेकार होगा। बॉस, लापता व्यक्ति कहाँ है? क्या हमारे खुफिया कर्मियों को पता चल गया है? अयान सक्सेना ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमने केवल एक सभा स्थल की जांच की है। यहाँ पकड़े जाने के बाद लोगों को गुप्त रूप से कहीं और भेज दिया जाएगा। इस सभा स्थल पर बड़ी संख्या में ट्रक हैं, और हमारे लोग इतने सारे ट्रकों की आवाजाही पर नजर नहीं रख सकते। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। ज़ियाओबेई इन ट्रकों को ट्रैक कर सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। जब कोई ट्रक बिना निगरानी के सड़क खंड से गुजरता है, तो वह आसानी से व्यक्ति को दूर ले जा सकता है, और ज़ियाओबेई इस स्थिति का पता नहीं लगा सकता है। श्री जियांग ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, यदि भविष्य में ये 3 जोखिम उत्पन्न होते हैं, तो क्या आपके पास उनसे निपटने का कोई तरीका है? अयान सक्सेना, पहला विकल्प तो ठीक है। यदि आनुवंशिक योद्धा विकसित भी हो जाए, तो भी आनुवंशिक दवा सस्ती नहीं होगी, और आनुवंशिक योद्धा को एक ही गोली से मारा जा सकता है। वे जीत नहीं सकते। दूसरा, उन्हें चेतावनी दी जाए कि भले ही वे आनुवंशिक दवाओं पर अनुसंधान करते हों, लेकिन आनुवंशिक उत्परिवर्तन और कृत्रिम आनुवंशिक संदूषण से बचने के लिए उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। जियांग लाओ, अर्जुन सक्सेना, क्या आपका मतलब प्रायोगिक विषयों को नसबंदी करना है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, ये सही है। उनके लिए प्रायोगिक विषयों के प्रजनन कार्य को नष्ट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उन पर कोई नैतिक बोझ भी नहीं होगा। श्री जियांग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हिगाशिनाकुरा इस बात को सुनेंगे। आखिरकार, जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वे ही प्रभावित होते हैं। अयान सक्सेना ने कहा, पहली 2 स्थितियां नियंत्रण योग्य हैं।
यदि तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका अर्थ है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि स्थिति कैसे विकसित होगी। यदि आप चाहते हैं कि हमें कम नुकसान हो तो बस यात्रा प्रतिबंध जारी करें। यदि स्थिति ठीक नहीं है तो विदेशों में रह रहे चीनी लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। श्री मेहता और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। विदेश में रह रहे चीनी नागरिकों को अस्थायी रूप से निकालना संभव नहीं है क्योंकि स्थिति अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंची है। हालांकि यात्रा प्रतिबंध जारी करना संभव है। ली लाओदाओ ने कहा, अर्जुन सक्सेना, अगर उनके पास अधिक शक्तिशाली आनुवंशिक उत्परिवर्ती हैं तो वे निश्चित रूप से आपसे निपटेंगे और तब तक निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराए। वे चाहें तो आ सकते हैं, मुझे क्यों डरना चाहिए? क्या मैं अब भी आनुवंशिक उत्परिवर्ती से डरता हूँ? यदि वे वास्तव में आते हैं तो ये हम में से बाकी लोगों के लिए एक चेतावनी होगी। ली लाओदाओ, अर्जुन सक्सेना, क्या यांत्रिक तेंदुए बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होते? क्या यांत्रिक तेंदुए आनुवंशिक उत्परिवर्ती को हरा सकते हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। ये संभव होना चाहिए। यांत्रिक तेंदुआ 20 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकता है और आनुवंशिक उत्परिवर्ती अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि इसके लिए इतनी तेज गति प्राप्त करना कठिन होगा। मैकेनिकल तेंदुए की रक्षा क्षमता भी बहुत मजबूत है और मारक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली है। ली लाओदाओ, आपको घर पर अधिक तैयारी करनी चाहिए। यदि कोई समस्या होती है तो यांत्रिक तेंदुआ दुश्मन से तुरंत निपट सकता है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बहुत सारे मैकेनिकल तेंदुए तैयार किए गए हैं। हालांकि अयान सक्सेना ने उन्हें अभी तक घर नहीं भेजा है। सेना में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं। अर्जुन सक्सेना, आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बूढ़े जियांग ने चेतावनी दी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो जियांग लाओ। मेरी ताकत के साथ खतरे में पड़ना आसान नहीं है। उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची पौराणिक स्तर के करीब है। जब वह पहली बार महान स्तर पर पहुंचा तो वह स्नाइपर शॉट्स का सामना कर सकता था। अब उसकी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, उसकी शारीरिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है और उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अच्छी बात है। श्री मेहता और अन्य लोगों को बहुत राहत महसूस हुई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अयान सक्सेना और अन्य लोग बाहर चले गए। रोशनी मेहरा और कुछ अन्य लोग विला में बातें कर रहे थे जबकि अनिंदिता सक्सेना और उनके बच्चों का समूह बाहर घास पर खेल रहा था। अर्जुन सक्सेना, आपने कहा था कि आप टोंग और अन्य लोगों को कुछ समय के लिए यहाँ खेलने देंगे, इसलिए अब से आप शायद व्यस्त रहेंगे। श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह ठीक है। वे खेलते हैं लेकिन फिर भी वे काफ़ी समझदार बच्चे हैं। सिसी को उनके साथ खेलना पसंद है। मैं बस उनके साथ खेलता हूँ और घर के सारे काम रोबोट कर देते हैं। दोपहर के भोजन के बाद श्री मेहता और उनके मित्र चले गए। अयान सक्सेना के साथ कुल 8 बच्चे रहे। उनमें से हर कोई एक शक्तिशाली परिवार से था और वे अपने बच्चों को अयान सक्सेना के साथ रहने से बहुत राहत महसूस कर रहे थे। आरव कपूर, गोदाम में अभी कितने मैकेनिकल तेंदुए हैं? अयान सक्सेना ने पूछने के लिए आरव कपूर को फ़ोन किया। आरव कपूर, भाई लिन, हमने परसों ही उनमें से एक बैच ले लिया है। अब गोदाम में केवल 200 यांत्रिक तेंदुए हैं। हमारी वर्तमान उत्पादन क्षमता केवल 100 मछलियां प्रतिदिन है। अयान सक्सेना ने कहा, ये 200 सिर मेरे पास भेज दो। अध्याय 480 यांत्रिक तेंदुआ और यांत्रिक बाघ। अयान सक्सेना के विला की पार्किंग में 3 बड़े ट्रक आए। 200 यांत्रिक तेंदुए वितरित किए गए हैं। इन्हें पहले ही नियंत्रण प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। सभी यांत्रिक तेंदुए व्यवस्थित तरीके से उतर जाओ। अयान सक्सेना ने आदेश दिया। सभी यांत्रिक तेंदुए तुरंत सक्रिय हो गए और एक एक करके ट्रक से बाहर कूद पड़े। बूढ़े आदमी, ये रोशनी मेहरा ने इन मशीनी तेंदुओं को आश्चर्य से देखा। उनके शरीर पर कोई बंदूक नहीं होती, लेकिन उनके शरीर के अंदर एक राइफल मैगजीन होती है जिसमें 20 राउंड गोलियां होती हैं, जो बचाव के लिए पर्याप्त होती हैं। गोली चलाने के अलावा वे नज़दीकी मुकाबले में भी मजबूत हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक नए प्रकार का यांत्रिक तेंदुआ है। मेरे बॉस ने मुझे सुरक्षा के लिए घर पर कुछ और रखने को कहा है। ये सभी यांत्रिक तेंदुए घर में छिपे हुए हैं। समय आने पर मैं इनमें से कुछ को पाकों और अन्य बाहरी स्थानों पर रखूंगा। वे गश्त कर सकते हैं। रोशनी मेहरा, बूढ़े आदमी, आप बच्चों को डराएंगे नहीं, है ना? नहीं, वे अभी भी मजे के लिए उन पर सवारी कर सकते हैं। अयान सक्सेना लगभग 20 यांत्रिक तेंदुए बाहर लेकर आए और अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोगों ने उन्हें तुरंत खोज लिया। अंकल लिन, यह क्या है? एक छोटा लड़का दौड़कर मेरे पास आया और मुझसे पूछा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, वे यांत्रिक तेंदुए हैं, एक प्रकार का रोबोट।
आप उन पर बैठ सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं। पिताजी, मैं खेलना चाहता हूँ। अनिंदिता सक्सेना सबसे छोटी कद की इंसान है, लेकिन उनमें बहुत हिम्मत है। अयान सक्सेना उसे एक यांत्रिक तेंदुए के पास ले गया और यांत्रिक तेंदुआ अनिंदिता सक्सेना को घास पर धीमी गति से घुमाने ले गया। अंकल लिन, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कई बच्चों को एक यांत्रिक तेंदुआ मिला और वे खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि ये यांत्रिक तेंदुए भयानक हत्या मशीनें थीं। पापा, मम्मी, आप लोग भी आइए, अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, पिताजी को भूल जाओ, वे भारी हैं और यांत्रिक तेंदुआ इसे सहन कर सकता है, लेकिन घास नहीं। पत्नी, तुम जाकर कोशिश कर सकती हो। रोशनी मेहरा का बचपना फिर से उभरने लगा। वह एक यांत्रिक तेंदुए पर भी बैठी। बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि यांत्रिक तेंदुआ थोड़ा छोटा है। अगर मुझे बच्चा पालना है तो मुझे यांत्रिक बाघ की जरूरत है। रोशनी मेहरा, बेशक मैं इसे ला सकता हूँ, लेकिन यह इतना समन्वित नहीं है। अयान सक्सेना, यांत्रिक बाघ आकार में बड़ा है, उत्पादन में धीमा है और यांत्रिक तेंदुए जितना तेज नहीं है। यांत्रिक बाघ दुश्मन के खिलाफ कम प्रभावी होगा, लेकिन यह वास्तव में अधिक समन्वित है जब रोबोट बाघ एक वयस्क के रूप में बैठा है। जब समय आएगा तो मैं इसे बनाऊंगी और आरव कपूर तथा अन्य लोगों को इसमें कुछ मिलाने दूंगी। रोशनी मेहरा ने तुरंत कहा, बूढ़े साहब, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस बकवास कर रही थी। मेरे लिए कुछ खास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आपके लिए नहीं है। यांत्रिक बाघ के बड़े आकार के भी अपने फायदे हैं। जब रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है तो यांत्रिक बाघ के पास मारक क्षमता का लाभ होता है। इस तरह की चीज़ को डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं है। कंपनी में कुछ लोगों के पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें इसका अध्ययन करने दें। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। अयान सक्सेना के घर पर एक और ट्रक आ गया। इस ट्रक ने 4 यांत्रिक बाघों को पहुंचाया तथा इसके अतिरिक्त यांत्रिक तेंदुओं ने अयान सक्सेना को अन्य 60 बाघ पहुंचाए। अयान सक्सेना इन 60 सिरों को विला के बाहर तैनात करेंगे और बाहर जाते समय इसे सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें आसपास के कुछ क्षेत्रों में स्थापित करेंगे। बहुत खूब। जब बच्चों ने यांत्रिक बाघ को देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। रोबोट बाघ रोबोट तेंदुए से बहुत बड़ा है। पत्नी, कृपया प्रयास करें। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा एक यांत्रिक बाघ पर बैठी थीं। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आंटी, अगर आप शॉपिंग करते समय बाइक चलाएं तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। बच्चे हड़बड़ा कर बातें करने लगे। बेटा, मैं भी डोंग डोंग मूर्ति पर बैठना चाहता हूँ, चेन मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंग डोंग ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया। अयान सक्सेना पास आया, लिन डोंगियाओ को उठाया और फिर वह भी एक यांत्रिक बाघ पर बैठ गया। युवाओं, आप में से प्रत्येक एक यांत्रिक तेंदुए पर बैठो और हम भी टहलने चलेंगे, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे तुरंत खुश हो गए। वे इन दिनों बस विला के आंगन में खेलते थे और वे लंबे समय से यांत्रिक तेंदुए पर सवार होकर घूमने जाना चाहते थे। जल्द ही अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोगों ने एक एक को चुन लिया। चल दर। अयान सक्सेना लिन डोंगियाओ को पकड़कर आगे चल रहे थे। रोशनी मेहरा थोड़ा पीछे चल रही थी और अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोग भी उनके पीछे चल रहे थे। समूह बहुत अच्छा है। बहुत खूब। अंकल लिन, यह क्या है? सीसी, क्या ये तेंदुआ है? बाहर पार्क में बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे। न केवल बच्चे बल्कि वयस्क भी बहुत चिंतित थे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, वे यांत्रिक बाघ और यांत्रिक तेंदुए हैं। मैं उनका एक समूह पास में गश्त के लिए रखूंगा। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए डरो मत। प्रासंगिक समाचार तुरंत इंटरनेट पर छा गए। मैकेनिकल टाइगर बहुत शानदार है। अगर संभव हुआ तो मैं इसे खरीदना पसंद करूंगा। एक खरीदो, तुम अमीर आदमी हो। रोबोट तेंदुए का निर्यात संस्करण 400,000 अमेरिकी डॉलर प्रति सिर का है। रोबोट टाइगर बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी कीमत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति सिर से अधिक होनी चाहिए। श्री सक्सेना, ये निश्चित रूप से निर्यात संस्करण नहीं है। इसकी कीमत निश्चित रूप से अधिक है और इसे विदेशों में नहीं बेचा जाएगा। कई लोग इस पर ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंटरनेट पर वीडियो देखा। इन चीज़ों की ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा। रॉबर्ट ने कहा, कमांडर इन चीफ, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। हमने हाल ही में मैकेनिकल तेंदुए के पुराने मॉडल का परीक्षण किया था। अयान सक्सेना ने कैमल कंट्री को बहुत सारे यांत्रिक तेंदुए बेचे, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कैमल कंट्री से कुछ तेंदुए प्राप्त करना आसान था। परिणाम क्या था? रॉबर्ट ने कहा, 3 यांत्रिक तेंदुओं ने ड्रग डीलरों के एक समूह का सामना किया। वहां 13 ड्रग डीलर थे। वे सभी मारे गए।
3 यांत्रिक बाघों में से 2 को मार दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राहत की सांस ली। ऐसा ही प्रतीत होता है। रॉबर्ट ने गंभीरता से कहा, कमांडर इन चीफ, हमें यानहुआन रोबोट कंपनी के केवल नागरिक उत्पाद मिले हैं। उनके सैन्य उत्पाद अधिक मजबूत होने चाहिए। उन्होंने संभवतः एक्स अलॉय का प्रयोग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने असमंजस में पूछा, एक्स मिश्र धातु क्या है? रॉबर्ट, यह एक प्रकार की मिश्र धातु सामग्री है जिसे हमारे एजेंटों ने हाल ही में प्राप्त किया है। हमने इसका नाम एक्स मिश्र धातु रखा है। यह मिश्र धातु एल्यूमिनियम मिश्र धातु से हल्की है, लेकिन इसकी कठोरता टाइटेनियम मिश्र धातु के समान है तथा इसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। यदि इस एक्स मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है तो यांत्रिक तेंदुए का सैन्य संस्करण निश्चित रूप से अधिक तेज, अधिक रक्षात्मक होगा तथा अधिक टिकाऊ होगा। उनकी लड़ने की शक्ति अद्भुत होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, हम इसे स्वयं बना सकते हैं। रॉबर्ट ने आह भरते हुए कहा, कमांडर इन चीफ, यह मुश्किल है। क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर विश्वास नहीं करते। वे एक शीर्ष तकनीकी शक्ति हैं। रॉबर्ट ने कहा, इसके 2 कारण हैं। पहला, इस एक्स मिश्र धातु में कई प्रकार के दुर्लभ तत्वों का उपयोग किया गया है, जिनमें से कुछ पर चीन का एकाधिकार है। हम इसे बना सकते हैं। इसकी लागत बहुत अधिक है और इसका उपयोग केवल लड़ाकू विमानों जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों में ही किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि भले ही हम एक समान यांत्रिक पैंथर बना लें, हमारे पास नियंत्रण प्रणाली नहीं होगी। हम जो बनाते हैं वह सिर्फ स्क्रैप धातु का ढेर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गंभीरतापूर्वक कहा, हमारे पास बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग हैं। क्या हम कोई नियंत्रण प्रणाली नहीं बना सकते? लुओ देते ने आह भरी। कमांडर इन चीफ, हमारे पास पहले से ही यांत्रिक तेंदुए का पुराना मॉडल है, लेकिन हमने अभी तक नियंत्रण प्रणाली विकसित नहीं की है। अयान सक्सेना इसमें बहुत अच्छे हैं। अध्याय 481 सुपर मिश्र धातु लीक। कमांडर इन चीफ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रॉबर्ट, हमारे पास बड़ी संख्या में वैज्ञानिक हैं। क्या ये संभव है कि हम इसका पता नहीं लगा सकें? रॉबर्ट ने असहाय होकर कहा, कमांडर इन चीफ, यह मुश्किल है। हमारे पास ये ड्रोन काफ़ी समय से है, लेकिन हम इसे तोड़ नहीं पाए हैं। ऐसा अनुमान है कि इसमें बहुत सारा पैसा निवेश किया गया है। सेनापति का मुंह खुला का खुला रह गया। रॉबर्ट को ये तो नहीं पता था कि कितना पैसा खर्च किया गया था, लेकिन उसे इतना पता था कि धनराशि बार बार बढ़ाई गई थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। क्या हम अयान सक्सेना की नियंत्रण प्रणाली की नकल कर सकते हैं? रॉबर्ट, सर, ये किया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें कोई छिपा हुआ पिछला दरवाज़ा है या नहीं। यदि पिछला दरवाज़ा छिपा हुआ है तो अयान सक्सेना हमारे द्वारा बनाए गए सभी ड्रोनों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। प्रमुख कमांडर रॉबर्ट, अभी नियंत्रण प्रणाली के बारे में भूल जाओ। आपको टाइप एक्स मैकेनिकल तेंदुए और मैकेनिकल बाघ को पाने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। रॉबर्ट ने सिर हिलाया। मास्टर, मेरे शोध और विश्लेषण के माध्यम से आपके द्वारा विकसित सुपर मिश्र धातु लीक हो गई है। सिमरन ने अयान सक्सेना की याद दिला दी। अयान सक्सेना सामान्य दिख रहे थे। इस प्रकार के सुपर मिश्र धातु का उपयोग कई क्षेत्रों में किया गया है, जैसे हवाई जहाज, टैंक, पनडुब्बी, एरोस्पेस आदि। यह अच्छी बात है कि इसे अब तक गुप्त रखा गया है। आखिरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात जासूस वहां केवल खाने पीने और कुछ न करने के लिए तो नहीं हैं। सिमरन, क्या तुम पता लगा सकती हो कि रिसाव कहाँ से हुआ? अयान सक्सेना ने पूछा। ज़ियाओ बेई, मास्टर, इस समय कोई प्रासंगिक समाचार नहीं है। अयान सक्सेना ने अरुण राव को फ़ोन करके कहा, मंत्री अमित सिंह, सुपर अलॉय लीक हो गया है और इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ोन के दूसरी तरफ अरुण राव का चेहरा थोड़ा बदल गया। मिस्टर सक्सेना, ये रहस्य कैसे लीक हुआ? ये कब लीक हुआ? अयान सक्सेना, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे सुपर मिश्र धातु के बारे में पहले से ही पता है। अब इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिस्टर सक्सेना, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। अरुण राव ने अपनी बात समाप्त करने के बाद फ़ोन रख दिया। उन्हें तुरंत खबर देनी थी और फिर विभिन्न विभागों को ये जांच करनी थी कि लीक कहां से हुई। कई स्थानों पर सुपर मिश्र धातुओं का रिसाव हो चुका है और यह केवल समय की बात है कि वे रिसाव हो जाएं, लेकिन हमें अभी भी जांच करनी है कि क्या वे रिसाव हुए हैं, और हमें इसकी गहन जांच करनी होगी। आधे घंटे बाद अयान सक्सेना को अरुण राव का फ़ोन आया। श्री सक्सेना, सुपर अलॉय को सार्वजनिक कर दिया गया है और इसका उपयोग नागरिक उत्पादों में किया जा सकता है। अच्छा। अयान सक्सेना, अरुण राव, मिस्टर सक्सेना, रोबोट तेंदुआ, आपको जल्द से जल्द अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। यह अब बहुत कम है। पुलिस जल्द ही आपके पास ज़रूर आएगी।
अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अभी अभी उत्पादन शुरू किया है और उत्पादन लाइन को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे पास शुरुआत में उत्पादन क्षमता में उछाल नहीं था। अब जबकि समायोजन लगभग पूरा हो चुका है, हम और अधिक उत्पादन लाइनें जोड़ेंगे और दैनिक उत्पादन को लगभग 300 लोगों तक बढ़ाएंगे। प्रतिदिन 300 मैकेनिकल पैंथर्स का उत्पादन करना पहले से ही बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ युद्ध में बहुत शक्तिशाली है। 300 रोबोट का रोजाना उत्पादन का मतलब है 100,000 से ज्यादा रोबोट। ये कैसी अवधारणा है, यानी प्रतिदिन 100,000 यांत्रिक तेंदुए। एक छोटे देश को नष्ट करने की बात तो दूर, ये यांत्रिक तेंदुए एक मध्यम आकार की शक्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। 300 सिर वापस, यह मात्रा फिलहाल मान को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए। अरुण राव। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। अमर यादव एक चीनी व्यक्ति को अयान सक्सेना के पास लेकर आए। भाई लिन, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। उसका नाम लुओ जुवानरुई है। वह एक सीमा पुलिसकर्मी है जो हर दिन ड्रग डीलरों से निपटता है। अमर यादव ने कहा, लाओ लो भाई लिन, आपको मेरा परिचय कराने की जरूरत नहीं है ना? लुओ जुवानरुई ने उत्साहपूर्वक अयान सक्सेना से हाथ मिलाया। परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कौन है जो मास्टर अर्जुन को नहीं जानता? अयान सक्सेना ने कहा, भाई लुओ, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं आप जैसे सीमा पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लुओ जुवानरुई, मैंने कम भुगतान किया, कम से कम मैं अभी भी जीवित हूँ, जबकि कुछ लोग पहाड़ों में गुमनामी में मर गए। जब उसने ये कहा तो लुओ जुवानरुई की आंखों में दर्द की झलक दिखाई दी। उन्होंने अपने कई साथियों को विदा किया है। अमर यादव ने कहा, लाओ लुओ, भाई लिन बस वहाँ खड़े मत रहो। भाई लिन, लाओ लुओ के साथ स्थिति काफ़ी खतरनाक है। वह कुछ नए यांत्रिक तेंदुए खरीदना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अयान सक्सेना और अन्य लोग बैठ गए और हाउसकीपिंग रोबोट उनके लिए 2 कप चाय लेकर आया। लुओ जुवानरुई ने घरेलू रोबोटों को उत्सुकता से देखा। मास्टर अर्जुन, वे बहुत लचीले दिखते हैं। क्या वे मनुष्यों की तरह कार्य कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उनके पास युद्ध प्रणाली स्थापित नहीं है और यांत्रिक तेंदुआ युद्ध अभियानों को अंजाम देने के लिए अधिक उपयुक्त है। रोबोट तेंदुआ 4 पैरों पर तेजी से दौड़ सकता है और जटिल वातावरण में बेहतर संतुलन बनाए रख सकता है। लुओ जुवानरुई, मिस्टर सक्सेना, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, आप उन्हें खुद खरीद सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको उन्हें खरीदना ही पड़े। आपके प्रति सम्मान दिखाने के लिए मैं आपको 1000 जोड़ी यांत्रिक तेंदुए दूंगा। तुम लोगों को जंगल के छलावरण में रंग दो। लुओ जुवानरुई आश्चर्यचकित हुआ, सच में? अमर यादव ने हंसते हुए कहा, बूढ़े लुओ, तुम मूर्ख हो। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एक अमीर आदमी हैं। उन्होंने जो कहा वह झूठ कैसे हो सकता है? ये चीज़ बेचने के लिए बहुत महंगी है, लेकिन लागत ज़्यादा नहीं है। अयान सक्सेना ने कहा, भाई यांग सही कह रहे हैं। मैं अभी भी 1000 सिर खरीदने में सक्षम हूँ। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो आपको भविष्य में इसके लिए भुगतान करना होगा। बेशक, इसकी कीमत बहुत अच्छी होगी। लुओ जुवानरुई ने बार बार सिर हिलाया, कोई बात नहीं, अगर हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसे आपसे ज़रूर खरीद लेंगे। मास्टर अर्जुन, धन्यवाद। अयान सक्सेना ने कहा, वर्तमान उत्पादन सीमित है और जो उत्पादित होते हैं उन्हें तुरंत ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए, गोदाम में केवल 1 दर्जन या उससे भी कम है। यदि आपको उनकी तत्काल आवश्यकता है तो क्या आप 1 दर्जन अपने साथ ले जा सकते हैं? लुओ जुवानरुई ने पूछा, वे युद्ध में कितने मजबूत हैं? क्या वे दक्षिण पश्चिम में जंगल के वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, ये निश्चित रूप से उपयुक्त है। लड़ने की शक्ति, जंगल के माहौल में 1 बनाम 10 कोई समस्या नहीं है। लुओ जुवानरुई ने आश्चर्य से कहा, मास्टर अर्जुन, आपका मतलब है वे जंगल में 10 क्रूर ड्रग डीलरों का सामना कर सकते हैं? कुछ ड्रग डीलरों के पास मारक क्षमता होती है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव होना चाहिए। नए यांत्रिक पैंथर बहुत तेज हैं और जंगल के छद्म आवरण में ढके हुए हैं। ये संदिग्ध है कि ड्रग डीलर उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं। उनके पास सभी प्रकार के सेंस हैं जो आसानी से ड्रग डीलरों को पहचान सकते हैं। 10 वास्तव में एक रूढ़िवादी संख्या है। लुओ जुवानरुई बहुत उत्साहित था, ये तो बहुत ज्यादा है मास्टर अर्जुन, मुझे आश्चर्य है कि यह कब तक चलेगा। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, यह आप पर निर्भर करता है। वे बैटरी जीवन के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी का उपयोग करते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे आमतौर पर 3 दिनों तक चल सकते हैं। यदि यह अव्यक्त निम्न शक्ति मोड में है तो 1 महीना पर्याप्त है। लुओ जुवानरुई ने कुछ अन्य प्रश्न पूछे।
अंततः वह संतुष्ट मन से वहां से चला गया। भाई यांग, आप हमारे साथ क्यों नहीं आए? अमर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ लुओ जल्दी में है, लेकिन मैं नहीं। चूंकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे मुफ्त भोजन मिलना चाहिए, है ना? अयान सक्सेना, आप अभी भी मोटी चमड़ी वाले हैं। अमर यादव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ज्यादा उदार बनो। दूसरे लोग 500,000 डॉलर खर्च करते हैं और उन्हें अपनी सामग्री स्वयं लानी पड़ती है, लेकिन मुझे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है और मैं फिर भी आपके द्वारा पकाया गया भोजन खा सकता हूँ। भाई लिन, आप भोजन का ध्यान रखें और मैं बच्चों की देखभाल में आपकी मदद करूंगी।